हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास में एक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाया गया था 2018 में, LDC का 16 सितंबर को। उसमें जो मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे 50, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले में दे रखा है यहाँ पे कि एक 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन, ठीक है, शंकु दिया है और इसका आयतन पूछा है वॉल्यूम। तो इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका ये 1/3 होता है, तीसरा हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिधि दी गई है 44 मीटर। परिधि होती है 2 पाई आर वर्त की, ये आपको दी गई है 44 मीटर। यहाँ से अपन इसकी रेडियस निकाल लेंगे 7। ये चीज आप याद रखेंगे, ज़्यादा अच्छा है कि जब परिधि 44 हो त्रिज्या कितनी होती है, 7 होती है। अभी वो मान भी आपको लिखवा दूंगा। देखिए यहाँ पे 2 पाई आर, पाई का मान है 22/7। पर्सन में भी क्या आपको बोला गया कि पाई का मान लेना आपको 22/7। देखिए 22 गुणा 2 44, तो 44 से 44 कटेगा, 7 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो त्रिज्या है वो आ गई 7। हाइट इसने दी है, इसकी जो ऊंचाई है हाइट वो इसने दी है 9 मीटर। तो यहाँ पे बस अपने को मान जो है वो रखने हैं। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर आर अपने पास आ गया 7, और इंटू एच, एच कितना दिया है 9। तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा। तो ये 7 गुणा 3 21 और गुणा 22। तो 22 को 21 से गुणा करेंगे। देखिए किसी भी एक का आपको वर्ग याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 21 का वर्ग कितना होता है 441, और प्लस उसमें 21 और ऐड कर देंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 462। तो ये इसका आंसर आ गया 462 मीटर क्यूब। या 22 का स्क्वायर आप करोगे 484, तो उसमें से आपको 22 क्या करना पड़ेगा माइनस। कोई भी यदि लगातार दो संख्या आपके पास है, लगातार उनको मल्टीप्लाई करना है, तो यदि बड़ी वाली का वर्ग करके वर्ग कर रहे हो तो वो उसमें से माइनस करना है, और छोटी वाली का वर्ग करेंगे तो वो उसमें जोड़ना है। ठीक है ना। तो छोटे वाले का वर्ग मैंने किया 21 का स्क्वायर 441, और 21 इसमें ऐड कर दिया। 22 का करते तो 22 का 484, उसमें से 22 क्या करना पड़ता माइनस। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। एक बार थोड़ा सा ध्यान देना और ये कोशिश करना ये चीज़ें आपके याद ही रहे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए अपने पास जो रेडियस है वो 7 है, त्रिज्या अपने को 7 दे रखी है, तो इसका जो व्यास होगा डायमीटर डी वो कितना हो जाएगा 14। व्यास बोल दिया त्रिज्या बोल दिया एक ही बात है, डायरेक्ट हो सकता है आपको। जैसे व्यास दे दिया परिधि की जगह कि 14 है, तो आपको पता है त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। तो इसकी जो परिधि होगी ना 2 पाई आर, ये होगी 44, और इसका जो एरिया होगा क्षेत्रफल वर्ग का ये होता है 154। ठीक है। यदि मान लीजिए अपने पास त्रिज्या है वो 14 है, तो व्यास तो इसका डबल हो जाएगा कितना 88, और परिधि इसकी हो जाएगी, सॉरी, व्यास इसका डबल हो जाएगा 28 और परिधि इसकी हो जाएगी 88। एरिया यदि आप निकालोगे तो ये आएगा 616 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। यदि अपने पास त्रिज्या हो 21, तो व्यास कितना हो जाएगा इसका डबल 42, और इसकी जो परिधि होगी 2 पाई आर वो हो जाएगी 132। ये 44 क्या होती जाएगी इंक्रीज, और इसका एरिया निकाले तो वो होता है 1346। यदि मान लीजिए अपने पास त्रिज्या दे रखी है 28, डबल करेंगे ये व्यास आ गया 44, इसमें ऐड कर दो या आप परिधि निकाल लीजिए कितने आ जाएगी 176, और इसका जो एरिया आएगा वो होगा 2464। यदि अपने पास रेडियस हो 35, त्रिज्या कितना हो 35, व्यास 70 दे दे या त्रिज्या 35 एक ही बात है दोनों। इसकी जो परिधि होगी वो होगी 220, और इसका जो एरिया होगा वो होगा 3850। तो ये कुछ मान है, ये कोशिश कीजिए कि आपके याद ही रहे। ठीक है। कई बार क्या होगा आपको कह देगा कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 2464 मीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या कितनी होगी। तो यदि ये वैल्यू आपको याद है, आपको पता है कि ये एरिया है, तो त्रिज्या कितनी होती है 28। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसको टिक कर सकते हो। या आपको कह दें कि व्यास दे दिया 56 है, तो परिधि कितनी होगी या एरिया कितना होगा। तो ये कुछ मान है जो आप याद करेंगे
तो क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन से थोड़ा बचना पड़ेगा और आपका टाइम भी बचेगा। जैसे इसमें कहा यहाँ पे कि परिधि 44 है, तो 44 परिधि है, ये आपकी याद है, यानी तब त्रिज्या कितनी होती है, 7 होती है। तो ये सब नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट इस वैल्यू अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट अपन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान के समान हो तो गोले की त्रिज्या। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले रखने यहाँ पे। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, 4πr², और इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। ये कह रहा है दोनों संख्यात्मक मान आपस में क्या है, बराबर। 4π से 4π कट जाएगा, r² से r² कटेगा, यानी एक r बचेगा, 3 इधर आ जाएगा और इधर बचा r। तो जो रेडियस आपके पास है गोले की त्रिज्या वो कितनी आ गई, 3 इकाई आ गई। आया समझ में? नेक्स्ट अपन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक घनाभकार कांच का डिब्बा 25 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। कांच के डिब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ज्यादातर आप जो पहले के पेपर निकालते हो उतनी ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपके जो टॉपिक है, हर टॉपिक क्या होता है कि पेपर से क्लियर हो जाता है। और आप पीछे के पेपर यदि निकाल रहे हो आपको पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड ने जो भी पेपर करवाए तो मेंसुरेशन वगैरह जो आई है आपके, वहाँ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस ने क्वेश्चन दिए हैं। तो फॉर्मूला आपके याद होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रश्न में कह रहे हैं कि एक घनाभकार कांच का डिब्बा है, लंबाई दी है 25, चौड़ाई 20 है, ऊंचाई 10 है। कांच के डिब्बे का क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई वगैरह सब अपने को दिए हैं। लंबाई अपने को दी है 25, चौड़ाई दी है 20, तो 25 गुणा 10 प्लस चौड़ाई 20 है, ऊंचाई 10 है, तो 20 गुणा 10 प्लस ऊंचाई दी है 10 और लंबाई कितनी है 25, तो 10 गुणा 25। ये आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है और सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, 250 प्लस 200 और प्लस 250, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा पहले लंबाई गुणा चौड़ाई 25 गुणा 20 है ना, सॉरी भाई 25 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 500। इन सबको अपन ऐड कर दें तो 500 2 700 और 2 900, तो ये हो गया 950 और मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। तो ये कितना आ जाएगा 1900। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, वर्ग में होती है इकाई, और आयतन होगा तो वो किस में होगा, क्यूब में होगा। तो इसका आ जाएगा 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। इसमें दिया है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 है, इसका आयतन। देखिए घन का विकर्ण दिया है तो आपके फॉर्मूला याद है तो आप फटाफट कर दोगे, हो सकता है आपको पेन भी नहीं चलाना पड़े। घन का विकर्ण दिया है इसमें, और घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 इंटू साइड, √3 गुणा भुजा। तो ये दिया आपने को 4√3 बराबर दिया है √3 गुणा भुजा या साइड, एक ही बात है। √3 से √3 कटेगा तो इसकी घन की भुजा कितनी आ गई, 4। अब आयतन आपको पता है कि घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ पे भुजा कितनी, 4, और 4 का जब आप क्यूब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी आपको फॉर्मूला याद था कि घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 इंटू साइड, तो √3 से √3 करता, यानी साइड आपकी 4 आ गई। आयतन पूछा था तो आयतन होता साइड क्यूब, यानी 4 का क्यूब 64। कुछ नहीं था, डायरेक्ट टिक करना था। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि एक घड़ी की घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घंटे की सुई दी है 6 सेंटीमीटर लंबी, इसका मतलब ये अपने पास है रेडियस, जो भी त्रिज्या खंड होगा उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें, आपको एकदम आराम से मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे घड़ी में अपने पास 12 बजते हैं, यहाँ पे 1 बज गया, ये 2 और ये 3 बज गया, यही होता है। जब 12 से 3 की अपन बात करें तो देखिए यहाँ पे 12 से लेके
यदि वो 3 बजे तक की बात करें, कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। 1 बजे तक 1 घंटा, 2 तक 2 और 3 तक 3। तो ये जो यहाँ पे एंगल बनता है ना, ये बनता है अपने पास कितना? 90 डिग्री का। यदि 12 बजे से लेके अपन 3 बजे की बात करें तो जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। यानी 3 घंटे हो गए 60-60 मिनट के, ठीक है, 180। पूछा यहाँ पे 90 मिनट का है, यानी 1 बजे तक देखिए यहाँ पे 60 मिनट हो जाता है और फिर 30 मिनट, यानी ये अपने को किसका पूछा है? 90 मिनट का। तो एकदम ही थीटा यहाँ पे जो होगा, 90 मिनट की बात आप करेंगे, इस साइड का देख लीजिए थीटा या इस साइड का, तो थीटा जो होगा यहाँ पे वो कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। क्योंकि ये पूरा 180 मिनट होता है ना, 3 घंटे, तब ये पूरा एक अपने पास वर्त का चतुर्थांश आता है 90 डिग्री का। लेकिन ये बात कर रहे हैं 90 मिनट का, ठीक है। तो 90 मिनट में कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। यानी आपको, आप याद भी रख सकते हो कि मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री या 1 मिनट में कितना चले। तो वो यहाँ पे इस टाइप का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली बेसिक से भी कर सकते हो, थोड़ा सा अपने विवेक से भी कर सकते हो। तो एकदम आसान से मैं बता रहा हूँ कि यदि 90 मिनट की बात करें, देखिए 60 मिनट में क्या होगा? ये वाला होगा 12 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये होता है 30 डिग्री का एंगल। यानी 1 घंटे की अपन बात करें 12 से 1 के बीच में, ये 30 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 30 का, ये भी 30 का, टोटल 90 का। बात कर रहे हैं 90 मिनट की, तो 60 मिनट में तो कितना होगा? 30 डिग्री का। फिर 30 मिनट में कितना होगा? 15 का। यानी टोटल आप एंगल की बात करोगे तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा घंटे की सुई के द्वारा? 45 डिग्री का, ठीक है ना। 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे थीटा का मान अपने पास आ गया 45 डिग्री। तो ये जो तिरछाखंड बनेगा ना एक साइड का, ये मान लीजिए या ये मान लीजिए, इसका आपको क्षेत्रफल पूछा है। देखिए वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये इस संपूर्ण वर्त का क्षेत्रफल होता है। कब? जब यहाँ पे केंद्र पे अपन बात करें कि इस केंद्र पे एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। ये रेडियस इसकी आर है। पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। कब? जब यहाँ पे एंगल कितना हो? 360 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल है कितने का? तो ये एंगल है आपके पास 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये एरिया अपने पास आ जाएगा और आर आपको दे रखा है। देखिए 45 से कितनी बार कट रहा है? डायरेक्ट कट रहा है 45 से, 45 डिग्री बटा 360। देखिए 9 से कट जाएगा 5 बार और 9 से कट जाएगा 4 बार, 40। फिर 5 से कट जाएगा कितने बार? 8 बार। तो ये अपने पास आ गया पाई। पाई का मान रख दे, या आर का मान आपके पास है 6, तो पाई इंटू 6 और अपॉन 8। 2 से कटेगा 3 बार, 2 से ये 4, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 2 बार। यहाँ से आपके पास 3 × 3 9 पाई, और पाई का यदि अपन मान रख दें यानी 22/7, और नीचे आपके पास 2 है। 2 से कटेगा 11 बार, 11 को 9 से गुणा कर दोगे तो 99/7 भाग देंगे तो 14×7 = 98, यानी 14 बार पूरा पूरा जाएगा, पॉइंट 1 बचेगा। फिर 10 में 1 बार और फिर कितनी बार? 4 बार। तो इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आसान सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो ये आपको एंगल ध्यान में रखना है। इसमें कह रहा है कि एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 90 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वर्त का। यानी पूरे वर्त का कब? जब सेंटर पे जो एंगल होता है ना वो होता है 360 डिग्री। आप अब आपको मान लीजिए कोई भी तिरछे खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जैसे ये है, मान लीजिए एंगल है 30 डिग्री का, तो ये पाई आर स्क्वायर वैल्यू है 360 की। इसका मतलब किसका है? आपको निकालना है 30 का। तो यहाँ पे करना क्या था? आपको पहले थीटा का मान निकालना था बस। यानी ये 90 मिनट में जो घंटे की सुई हो, 90 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 1 घंटे में जो घंटे की सुई होती है ना वो एंगल बनाती है 30 डिग्री का। तो 1.5 घंटे में कितना बनाएगी? 45 डिग्री का। तो ये अपने पास थीटा का मान यहाँ पे आ जाता है 45। आर आपको दे रखा था 6, बस यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट करनी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। इसमें कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 2% की दर से वृद्धि करती है। वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? देखिए फिलहाल इसकी जनसंख्या दी है 50,000 और प्रत्येक वर्ष 2% बढ़ रही है। यानी पहले वर्ष जो जनसंख्या होगी
वो 2% बढ़ेगी। मान लीजिए आपके पास 100 था, 100% था, और 2% इंक्रीज हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से अपन देखें तो 102 हो जाता है ना, तो वही 102% हो जाएगा पहले साल। फिर ये जो भी आएगा ना, इसका 2% बढ़ेगा तो इसका 102 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ आपके पास बचा 5। देखिए इसका 102 का वर्ग करना है तो 2 का वर्ग तो 4, और 2 डिजिट ले लेंगे, 102 और 2 104। 5 से गुणा करोगे 4 को तो 20, फिर 4 से 20, और फिर 5, तो ये आ जाएगी 52,020। ठीक है, यह सीआई वाला जो चैप्टर अपने पढ़ा था तब अपन ने देखी थी 2% यदि आपके पास दर हो और 2 साल यदि आपके पास टाइम है तो एक ही दर क्या होती है? 2 + 2 4, और 2 का वर्ग 4 यानी 0,4। तो डायरेक्ट आप जो 50,000 है, खाली वृद्धि पूछता कि कितनी बढ़ी है तब तो 4.04% निकाल लेते, लेकिन पूछा कितनी होगी तो ये क्या करेंगे? 104.04 निकाल लें, एक ही बात है। तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, 2 जीरो ये हट जाएंगी पॉइंट वाला, या डायरेक्ट आपके पास 102 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको करेंगे तो भी कितना आएगा? 52,020। अगला देखते हैं, इसमें कह रहा है संख्याओं के किस समुच्चय का माध्य का बहुलक का मान, तीनों का मान क्या है? बराबर हो। देखिए माध्य का मतलब एवरेज है। कितनी संख्या है? 5, तो 5 को जोड़ के आपको 5 का भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 8 और 4 12, इसमें 5 का भाग दोगे तो 2.4 आ रहा है। ठीक है, और माध्य का आप देखोगे अवरोही क्रम में देखें, माध्य का जो होगी बीच वाला तो ये 2 आ रहा है, नहीं आ रहा बराबर। इसमें चेक करें तो ये 3 और 1 4, 3 7, 3 10 और 5 15, माध्य इनका निकाल लें तो 15, और कितनी है? 5 है, तो भाग देंगे तो माध्य इनका कितना आ गया? 3 आ गया। माध्यिका की बात करें तो माध्यिका कितनी आएगी? ये भी 3 आ गई। बहुलक की आप बात करो तो बहुलक क्या है? जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसके बारंबारता ज्यादा है जिस भी डिजिट की, तो ज्यादा बार कौन आ रहा है? 3, तो बहुलक भी कितना आ गया? 3, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 53 प्लस कोस स्क्वायर 53, ये आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का दिया है। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान जो है साइन स्क्वायर में और कॉस स्क्वायर में दोनों में समान है, 53 53, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो ऊपर तो हो जाएगा 1। नीचे अपन देखें तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 37, यानी दोनों में जो थीटा का मान है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दिया आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा दोनों में सेम है, ये पूछा है। तो देखिए टेन स्क्वायर आगे जाएगा तो इसमें से माइनस होगा तो इधर कौन बचेगा? 1, तो ये नीचे भी 1 है, तो 1/1 कितना आ गया? इसका आंसर था 1। डायरेक्ट आपको इस सर्वसमीका याद है तो आपको पता ही था कि इसका आंसर कितना आना है? 1 आना है, 1 टिक करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, इनका मान वैल्यू पुट करनी थी। cos 45, तो cos 45 होता है 1/√2 अपॉन sec 30। ठीक है, ये क्या होता है? cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 का मान आपको पता है कितना होता है? √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30, ये किसका उल्टा होता है? साइन का, 1/2 का उल्टा, यानी ये हो जाएगा 2/1। इसको अपन थोड़ा सोल्व करेंगे। ये है 1/√2 अपॉन, यहाँ पे देखिए एलसीएम आएगा √3, ये 2, और ये 2 से गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 गुणा √3। ठीक है, ये ऊपर अपने पास है 1/√2 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा ना, √3 तो ऊपर आ जाएगा। नीचे देखिए ये वाला बचेगा, इन दोनों में 2 में यदि बाहर ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा √3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए, प्रमेयकरण में आपको पढ़ाया था, देखिए नीचे कहीं भी रूट में नहीं है, वो √3 -1 है लेकिन √3 प्लस 1 कहीं भी नहीं है। इसका मतलब इसका क्या करना है? प्रमेयकरण, रेशनलाइजेशन। उसमें आपको मैंने बताया था क्लास में
कि यदि यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और माइनस होता तो प्लस से। तो बाकी तो आप यूँ का यूँ रखोगे, यानी 1/√2 इंटू 2, ठीक है, ये दोनों है। फिर ऊपर आपके पास था √3, यहाँ पे नीचे आपके पास है √3 + 1, तो इंटू माइनस वाले से करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो इधर भी माइनस वाले से इंटू कर देंगे √3 - 1। इसको थोड़ा सोल्व करोगे, देखिए a+b इंटू a-b है, तो ये होता है a² - b², यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, यानी इन दोनों को जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास कितना आ गया, 1/, इसका मान भी 2 आएगा, वो 2 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4। तो 1/√2 इंटू 4। ऊपर आपके पास क्या बचा, √3 - 1, और इंटू में क्या बचेगा, √3। ये आ गया अपने पास इन सबको सोल्व करने पे। तो अब देखिए ऊपर है √3 - 1, कहीं भी है √3 - 1 नहीं है, ये इसमें है, बाकी में नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंटू में √6 दिया है, जबकि अपने पास कितना है, √3 है। इसने क्या किया है, ये जो आपका आंसर यहाँ पे आया है ना, इसको इसने ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई और कर दिया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 इंटू √2 ये तो बन गया आपका √6, और इंटू में आपके पास है √3 - 1, ठीक है। नीचे देखिए √2 इंटू हो गया 2 हो जाएगा, और 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 8। तो ये आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस टाइप से भी थोड़ा सा दिमाग लगा के ऑप्शन चेंज कर दिया, खाली जो आपका जो ऑप्शन आया था आंसर जो आ रहा है वही आ रहा है। तो इसमें भी क्या किया इसने, √2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। तो आप ये थोड़ा देख सकते हो कि नीचे अपना आ रहा है 4√2, √2 आ रहा है, जबकि नीचे रूट है ही नहीं किसी में √2, तो इसका मतलब ये रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये इस प्रश्न में किया गया है। तो इसमें क्या था कि cos 45 sec 30 और cosec 30 का डायरेक्ट आपको मान रखना था। अगला आप देखते, पिछले जो पेपर सॉल्व किया था टेक्स्ट असिस्टेंट में, उसमें जो पेन था वो थोड़ा हल्का चल रहा था, तो इस बार ठीक है शायद, देख लेना ठीक है या फिर और भी बढ़ानी इसकी साइज। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप की लंबाई 25 सेंटीमीटर, लंबाई मतलब बेलनाकार की बात कर रहा है, ये हाइट है। त्रिज्या दी है 3.5, ये अपने को रेडियस दी है। वक्र भाग का क्षेत्रफल आपको पूछा है। देखिए वक्र भाग की अपन बात करें, ये आपके पास कोई बेलनाकार आकृति है, तो ये तो होता है वर्ताकार भाग, इसका आधार, इसका क्षेत्रफल πr², और इस वर्ताकार का भी πr²। और ये जो वक्र बच रहा है ना इसके बाद, पाइप जो होती है ना उसके बाहर का, तो इसका जो एरिया होता है ये होता है 2πr/h। तो खाली वक्राकार भाग का पूछा है, इसका मतलब πr², आपको 2πr² नहीं लेना है। तो वक्र भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। तो 2 और पाई का मान 22/7, रेडियस आपको दे रखी है कितनी, 3.5, और इंटू हाइट, हाइट अपने को दी है लंबाई यानी 25, 7 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, यानी 0.5। अब देखिए 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 10 आता है, और एक ये दशमलव है तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से अपना बचा 22, ये तो 1 हो गया, 2 गुणा 0.5 तो, और गुणा में कितना है 25, तो 25 से अपन गुणा करेंगे, ये 50 और फिर 55, तो ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने को पूछा था। तो देखिए लंबाई दे रखी थी, त्रिज्या दे रखी थी, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है तो उसमें इसकी वैल्यू पुट करनी थी। तो ये ध्यान रखना कि मेंसुरेशन में आपको हो सकता है कुछ लेंथ ही दे दे, घुमा के दे, नहीं आता हो कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूले आपको अच्छे से कंठस्थ याद होने चाहिए। जितने भी आप पीछे क्वेश्चन देखोगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको वैल्यू उसमें पुट करनी है। अगला देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी ने 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में कुछ धन लगा के एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद ए ने अपने अंश में 50% की वृद्धि की, यानी 50% ये बढ़ा रहा है, जो था उससे 50% और बढ़ा रहा है, ठीक है, प्लस कर रहा है, ध्यान रखना। वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया 18,900, और इसमें सी का भाग अपने को पूछा है। तो देखिए जो लाभ अपन बांटते हैं ना, प्रॉफिट जो अपन बांटते हैं लाभ, तो 3 कंडीशन है। पहली, यदि आपका समय समान हो, समय क्या हो, बराबर हो।
तो जो लाभ होता वो धन के अनुपात में बांटा जाएगा, यानी जो जितना धन लगा रहा है उसको उतना ही लाभ मिलेगा। लाभ किसके अनुपात में बढ़ेगा? धन के अनुपात में। दूसरा क्या होता है, यदि मान लीजिए धन रुपए वो समान लगा रहे हैं, धन क्या लगा रहे हैं? समान। जैसे कहेंगे 3 व्यक्ति 2-2 हज़ार रुपये लगा रहे हैं, लेकिन एक 10 महीने के लिए लगा रहा है, एक 5 महीने के लिए, एक 8 महीने के लिए। तो यहाँ पे जो लाभ होगा ना, ये बटेगा समय के अनुपात में। किसके अनुपात में? समय के अनुपात में। और यदि दोनों ही चीज अलग अलग हैं, रुपए भी अलग अलग लगा रहे हैं और समय भी अलग अलग है, तो ये जो लाभ बढ़ता है, ये बढ़ता है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के रेशियो में। इन धन जिसका जितना रुपए है और जितने समय के लिए है, उसको अपन गुणा कर देंगे और वो जो अनुपात आएगा उसमें बांटेंगे। तो यहाँ पे देखिए 50% बढ़ा रहा है, यानी अलग अलग रुपए लगा रहे हैं और टाइम भी अलग अलग है। टाइम वैसे 1 साल है, लेकिन ये 4 महीने बाद क्या कर रहा है? उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये नहीं करता तो डायरेक्ट अपने इस रेशियो में डिवाइड कर देते। तो पहले तो ये जो रेशियो दिया ना, इसका एक सिंपल रेशियो अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया आपको कि ए ने लगाए 7/2 के अनुपात में, बी ने 4/3 के अनुपात में और सी ने 6/5 के अनुपात में। तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेते हैं पहले। तीनों प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुणा 3 6 गुणा 5 30। 15 बार 15 को 7 से गुणा करोगे 105। 3 से भाग देंगे 10 गुणा 4 40। 5 का भाग दोगे 6 गुणा 6 36। इसके बाद क्या करना, आपको एलसीएम हटा देना है। तो ये ए बी सी का रेशियो आ गया सिंपल। अब इस रेशियो में लगा रहे हैं कि ये 105 रुपये 40 रुपये 36 में, इस रेशियो में कुछ भी अमाउंट हो सकता है। रेशियो हटाएंगे तो आप किसी अचर से गुणा कर दीजिए, 105x 40x 36x इस टाइप से। अब देखिए ये कह रहा है 50% वृद्धि करेगा, तो यदि 105 का अपन 50% देखें तो 52.5 होगा। यदि आप पॉइंट से बचना चाहते हो, आपको लगेगा नहीं यार पॉइंट में, तो फिर पॉइंट में आएगा, दिमाग में एक चीज़ पहले ही आ जाती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका डबल 4 टाइम 5 टाइम 10, यानी एक जीरो भी लगा सकते हो। आप कुछ भी इस रेशियो में जो है किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ से आ गया कि ए ने तो लगाए 210 रुपये, बी ने लगाई 80 रुपये और सी ने लगाए 72 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 से काटेंगे तो वही रेशियो आ जाएगा। तो देखिए 4 महीने बाद बढ़ा रहा है, इसका मतलब ए का जो 210 रुपये है ना, ये कितने टाइम तक रहे? 4 महीने तक। इसके बाद क्या होगा, 50% बढ़ा देगा। तो 210 का आधा 105, यानी 105 इसमें और ऐड कर दोगे आप 210 में 105, तो ये कितना आ गया? 315। 4 महीने तो 210 ही रहे, 315 रुपये जो है वो कितने महीने रहेंगे? तो ये रहेंगे 8 महीने। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। बी ने 80 रुपये लगाए और वर्ष के अंत की बात कर रहा है, यानी कितने टाइम तक रहेंगे? 12 महीने तक। सी ने 72 रुपये लगाए और कितने महीने तक? 12 महीने तक। 21 को 4 से गुणा करते हैं 840। 315 को 8 से करेंगे तो पहले 300 को 8 से करते हैं तो 300 गुना 8 2400, फिर 15 गुना 8 120, ये आ गया 2520 और 840 ये हैं, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 40 और ये कितने हो गए? 8 5 13 और 1 3, 3340 रुपये इसके टोटल हो गए, यानी रेशियो में ये हो गई। ये आ गया 80 गुणा 12। इसको अपन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ताकि सिंप्लीफाई इजी होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस अपने को क्या करना है, किसी नंबर से तो सिंप्लीफाई करना है। देखिए 4 से ही कट रहा है, तीनों जो नंबर है वो 4 से कट रहे हैं। ये 4 से 3 बार कटेगा, ये 4 से 3 बार, ये 4 से अपन काटें तो पहले 8 बार कटेगा, 32, फिर 1, फिर 14, 4 12, फिर 2, फिर 5 से। ठीक है, अब देखिए ये किससे कट रहा है? 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखें तो 8 3 11, 11 और 5 16। तो 3 से ये नहीं कट रहा अपने पास, 4 से सही कटा है ना। 8 32, 1 4 12 और 2 4 5 20। ठीक है, 5 से ये नहीं कट रहे, 5 से ये दोनों कट रहे। देखो यहाँ पे गलती कर दी अपन ने, इनको जो ऐड करना था, शायद बोला मैं 60 ही था, 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60, ये 3360 होगा है ना, ये गलती कर दी गई, 3360 होगा। तो देखिए 4 से काटेंगे, पहले 8 बार 32, फिर 1 बचेगा, फिर ये 4 से कटेगा, 4 चौक 16,
4 चौक 16 और ये 0, 840। 3 से कट जाएगा, 8 4 12, तो ये 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 एक बार और 3 से काटे 840। तो पहले कितनी बार कट जाएगा, एक बार, सॉरी 2 बार, 6, फिर बचे 2, तो 8 3 24, ये आ गया अपना 28, 280। इधर बचा आपके पास 80 और इधर बचा आपके पास 72। अब ये 4 से कट रहे हैं, ये 4 से कट रहा है 18 बार, ये 4 से कट रहा है कितने बार, 20 बार, और ये 4 से कितने बार कट रहा है, 27, 7 चौक 28 यानी 70 बार। तो ये अपना एक रेशियो आ गया। 2 से और भी कट रहे हैं, सिंप्लीफाई जितना होगा उतना कर लीजिए, 35, 10 और 9। ठीक है, अब ये नहीं कट रहे, तो ये आपका एक रेशियो आ गया लास्ट में। तो जो लाभ होगा ना वो इस अनुपात में बांटना है। तो टोटल जो दिया उसके नीचे टोटल ही लेते हैं, तो टोटल आपको दिया 18,900। तो टोटल देखते हैं, 30 40 और 9 5 14, तो 54 आ गया। ठीक है, और सी का भाग पूछा है, तो सी का भाग कितना है, 9, 9 से गुणा कर देंगे। तो 9 से कट रहा कितने बार, 6 बार, और 6 से ऊपर भाग दे देंगे, 6 से 3 बार 18, फिर 6 से 1 बार और 6 से 5 बार। तो सी का जो भाग होगा वो लाभ में कितना आ जाएगा, 3150 रुपये। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा नहीं थी, एक जगह मिस्टेक हो गई थी, बाकी ठीक था। तो एक बार दोबारा देखते हैं। पहले अपन ने क्या किया कि इनका एलसीएम ले लिया, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया, 2 3 5 का, ये आ गया 30। 2 का भाग देते हैं 15 बार, वो 7 से गुणा करते हैं। 3 का देंगे 10 बार, वो 4 से गुणा करेंगे। नीचे वाली संख्या का एलसीएम में भाग देते हैं और जो भागफल आएगा उसको ऊपर से गुणा करते हैं। तो यहाँ से एक सिंपल रेशियो आ गया था 105, 40 और 36। अब अपने को लगा कि 50% बढ़ाएगा तो 105 का 50% यानी पॉइंट में आएगा, दशमलव में, तो इसलिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप नहीं करो तो कोई बात नहीं, पहले 105 रुपये लगाएगा, कितने महीने, 4 महीने, फिर अगले 8 महीने में इसका बढ़ा देगा, कितना, आधा, 50%, तो वो होगा 52.5। ठीक है, तो यहाँ से अगले 8 महीने इसका हो जाएगा 157.5, इसको 8 से गुणा कर दो, बात एक ही होगी। तो लास्ट में जब कैलकुलेट किया तो अपने पास लाभ का ये अनुपात आ गया 35 10 9। अब टोटल के नीचे टोटल लेना था, तो 18,900/54, जिसका पूछा उससे क्या करना है, गुणा करना है, बस इतना ही था। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। देखिए इसमें कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पे भाड़ा शामिल किया जाता है। 7 किलोमीटर के लिए 27 रुपये लेता है वो। 5 किलोमीटर की दूरी के लिए वो ले रहा है 21 रुपये। प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको पूछा था कि क्या था। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट है, उसके अलावा जो ले रहा है ना उसकी बात कर रहे हैं। देखिए 7 किलोमीटर जा रहा है 27 रुपये, 5 किलोमीटर जा रहा है 21 रुपये। यहाँ से यदि आप डिफरेंस लेते हो दूरी का तो वो आ रहा है 2 किलोमीटर। रुपये में अपन डिफरेंस देखें तो ये आ रहा है 6 रुपये, यानी 2 किलोमीटर बढ़ते ही 6 रुपये बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 1 किलोमीटर का कितना होगा, तो आप कह दोगे 3 रुपया होगा, सीधा सा। ये आपको पूछा था, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, 3 रुपये। देखिए फिक्स जो अमाउंट है ना, कुछ फिक्स रहता है, वो आप 1 किलोमीटर जाओगे तो भी लगेगा, 2 जाओगे तो भी लगेगा, 5 जाओगे तो भी लगेगा। जैसे देखिए 3 किलोमीटर अपने पास प्राइस आ गई 3 रुपये प्रति किलोमीटर। 7 की बात करें तो 7 गुना 3 21 रुपये लगने चाहिए, 5 गुना 3 15 लगने चाहिए, जबकि लग कितने रहे यहाँ पे 27, यानी 6 रुपये जो डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पे दोनों जगह, ये 6 रुपये फिक्स है। यानी आप 1 किलोमीटर जाओगे ना तो पहले ये 6 रुपये तो लगेंगे और एक ये 3 रुपये प्लस लगेंगे, यानी 9 रुपये लगेंगे। तो 6 तो फिक्स उसका बेसिक प्राइस है कि ये तो मैं आपसे चार्ज करूँगा ही करूँगा, और फिर पर किलोमीटर आपसे 3 रुपये चार्ज और करूँगा। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि समीकरण 40/x+y प्लस 2/x-y बराबर 5 है। 25/x+y माइनस 3/x-y बराबर 1 को संतुष्ट करने वाले x तथा y के मान क्या होंगे। डायरेक्ट आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, या आप इसका एलसीएम ले लोगे, इधर x² माइनस y² आएगा, इधर भी वो आएगा। तो 2 वेरिएबल हैं, वैसे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन से देख लेते हैं, फिर अपन इसको बेसिक से भी देख लेंगे। ठीक है ना। देखिए x का मान 4 हो, y का मान 5 हो, तो x प्लस वाई यानी 4 + 5 9, 9 का भाग देते हैं। अच्छा नीचे वाला देखिए, 4 + 5 9 का 40 में अपन भाग देंगे, और यहाँ पे अपन देखते हैं कि 4x का y का मान 5 है तो माइनस में आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 6 और 4 देखें, 6 4 10,
तो 40 में अपन 10 का भाग देते हैं तो ये तो 4 आ गया, फिर प्लस में दिया है 2/x-y, तो 6 - 4 कितने बचे 2, 2 का 2 में भाग देंगे तो 4 और 1 5, संतुष्ट कर रहा है। इधर देखिए तो 6 4 10 का भाग देंगे तो ये आ गया 2.5, -3 में देंगे 6 4 माइनस कर दोगे, 2 का 3 में भाग दोगे 1.5, 1 बच रहा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन से आप करते हो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, बिना ऑप्शन के देखिए एक बार। देखिए यहाँ पे दिया है कि 40/x+y और नीचे दिया x-y। तो अपन क्या करेंगे, जैसे 1/x+y है ना, इसको कुछ भी अलग मान लेते हैं, मान लीजिए u है, और 1 जो x-y है इसको मान लेते हैं v है। ठीक है, तो ये जो पहला समीकरण है ना, इसको अपन इसमें चेंज करें तो 40/x+y, तो ये हो जाएगा 40, तो 1/x+y यानी हो जाएगा 40u प्लस 2v बराबर 5। ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी में देखें तो 25, 1/x+y की जगह u -3v बराबर 1, दो इक्वेशन आ गई। आपको होता है कि दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल है तो कैसे करते हैं, एक का कोफिशिएंट बराबर करके उसको प्लस या माइनस। तो यहाँ पे देखिए v का गुणांक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो पहली जो समीकरण है ना, इसको यदि अपन 3 से गुणा कर दे और दूसरी जो समीकरण है इसको किससे गुणा कर दे, 2 से। दूसरी समीकरण किससे गुणा कर दें, 2 से, और इनको जोड़ दें। देखिए पहली जो इक्वेशन थी इसको 3 से गुणा करेंगे तो 40 को 3 से आप गुणा करते हो तो ये हो जाएगा 120 u प्लस 6v बराबर 5 × 3 15। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 50u -6v बराबर 2। दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा 170u बराबर 17। 17 से एक बार कटेगा, 17 से 10 बार कटेगा। ठीक है, तो 10 बराबर u को आगे ले जाए तो ये 1/u हो गया, और 1/u यानी उल्टा हो जाएगा, यह आ जाएगा x+y। तो x+y का मान कितना आ गया, 10। तो देखिए यहाँ पे 4 और 5 9, तो ये तो नहीं हो सकता। 6 4 10 हो सकता है, ये 4 6 10 ये भी हो सकता है, ये 6 2 8 ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन आगे। ये जो 1/u का मान है, u का जो मान है अपने पास 10, ये यहाँ पे अपन पुट कर दें। पहली जो इक्वेशन है आपके पास 40 इंटू यू। ठीक है, तो u का मान कितना आ गया, 1/10 आ गया भाई, u इधर आ जाएगा तो 1/10 होगा ना, प्लस 2v बराबर 5, ये 0 कटेगा, 4 आगे जाके माइनस होगा, 1 बचेगा। 2v बराबर 1 आ गया, तो v बराबर यानी कितना आ जाएगा, या 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 2। एक ही बात है, v को इधर ले जाओ या 2 को इधर ले जाओ। तो यहाँ से देखिए v का मान था 1/x-y, तो यहाँ से x-y का मान आ गया 2 और x+y का मान आ गया कितना, 10। तो ये तो x 4 है, 4 -6 करेंगे तो माइनस का आएगा, तो ये हो नहीं सकता। कौन सा आ गया अपने पास, बी ऑप्शन आ गया। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो और इस टाइप से बेसिक से भी अपन इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक संख्या दी गई है और इसका वर्गमूल अपने को निकालना है। तो संख्या अपने को दी गई है 103297 और 96। आपको भाग विधि पता होगी, भाग विधि में क्या करते हैं, दाईं तरफ से दो दो के जोड़े बनाते हैं। पहले आपको पहला जोड़ा देखना, ये है 10, तो ऐसी संख्या लेनी है कि उसका वर्ग कर दिया, उसी संख्या से गुणा करें तो 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो आपको पता है कि 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है, यानी सेम संख्या लेनी है। तो इधर 3 लेंगे, इधर भी 3 लेंगे, यानी कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। 3 × 3 9। इसको माइनस करते हैं तो 1 बचेगा, इनको ऐड करते हैं, 3 और 3 कितना हो गया, 6। अगला उतार लेंगे अपन जोड़ा, यहाँ पे देखिए पैर आपको लेना है 32, फिर 97 फिर 96, इसलिए दो दो के जोड़े बनाए। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 लिया था, 3 को 3 से गुणा किया 9, ऐसे ही दोनों जगह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम डिजिट लेनी है। नीचे वाले को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे और वो इसके बराबर या इससे छोटा आ जाए। तो यदि 2 लेते हैं और यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ तो 6 दूनी 12 120, यानी इक्वल सा आ रहा है ना, 2 ले लेते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12। ये देखिए 3 लेते तो 6 × 3 18, 180 के आसपास आता, वो ज़्यादा हो जाता। अब क्या करना है, इसको माइनस इसको प्लस, यहाँ पे क्या लिया है 2, तो इधर भी 2 आ जाएगा।
ठीक, 2 और 2 4 और ये 6, माइनस कर दोगे तो कितने बचे 8। अब अगला पेयर उतार लेंगे 97। और देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देते हो, यहाँ पे अपने पास चल रहा है 32 आया, तो 32 देखिए एक में ही है, ए में ही, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है, बाकी सोल्व ही नहीं करना। ये 3 2 आ रहा है, 32 के 31 आ गया, 23 आ गया, छोटे आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट पता है कितना आ जाएगा 3214। या आप सोल्व इसको अपन और कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगला पेयर उतार लिया 97। अब देखिए यदि दोनों जगह मैं सेम डिजिट लूँ, एक लूंगा तो 600 के आसपास आएगा। यदि मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 6 दूनी 12, आपको पता है 1200 के आसपास बड़ी संख्या हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे 1 लेना है, तो ये आगे 641, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो ये तो 642 हो गया। ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 256। अब अगला पेयर उतार लेंगे 96। अब वापस दोनों जगह सेम डिजिट आएगा। देखिए ये 25,000 के आसपास है और ये 6 है, तो 6 को 3 2 लेते हो तो 12,000 के आसपास, 3 लेंगे तो 18 और 4 लेंगे तो 24,000 और 5 लेंगे तो 30,000 ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे 4। 4 को 4 से गुना करो 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौक 16, 1 6 चौक 24 और 1 25, कुछ नहीं बचा। यानी पहले भाग 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार और फिर 4 बार। तो इसका जो वर्गमूल था अपने पास वो कितना आ गया 3214। और इतना ज़्यादा आपको सोल्व नहीं करना था, आपको 2 ही स्टेप लिखने थे, 2 डिजिट आपके पास आ जाते तो आपको समझ में आ जाता किसका इसका जो आंसर वो क्या आएगा, ये आएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे करेंगे 8 और 12 के तृतीयानुपाती, 4 और 9 के मध्यानुपाती का अनुपात। ये अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे। देखिए तृतीयानुपाती की बात करें, आपके पास 2 हैं, एक ए है और एक बी है। तो ए और बी का जो आपके पास रेशियो है ना, सेम सतत रेशियो, सतत अनुपात होना चाहिए। जैसे ए और बी जो आपके पास है कंटिन्यूड रेशियो में, सतत अनुपात में है, तो इनका जो अनुपात है वही अनुपात इसका अगले का होगा, यानी बी अनुपात चौथा अपन मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखें समानुपात में क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, ये आपस में क्या होता है बराबर, यानी यह आ जाएगा a इंटू एक्स बराबर होगा b इंटू बी। तो x का मान आप निकालोगे तो ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। इसको आप बोलते हैं तृतीयानुपाती। मध्यानुपाती की बात करें तो 2 संख्या आपके पास है, जैसे एक a है और एक आपके पास b है, तो मध्य वाला आपको मान लेना जैसे x और ये दे रखा है b, इनका गुणनफल और इनका बराबर होगा, तो a इंटू बी बराबर होगा एक्स स्क्वायर, यानी x जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो ये होता है मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन, तो ये होता है रूट ए बी, ठीक है। और थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखिए यहाँ पे बी की जगह तो दिया है 12, तो बी स्क्वायर यानी 12 गुणा 12 अपॉन ए कितना आ जाएगा 8। 4 से कटेगा 2 बार और 4 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 6 बार, यानी ये कितना आ गया तृतीयानुपाती 18। मध्यानुपाती क्या करना आपको, दोनों को गुणा करके वर्गमूल लेना है, तो 4 गुणा 9 36 और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है तो 18:6, सिंप्लीफाई करना, 6 से एक बार कटेगा, 6 से 3 बार, यानी 3:1, पहला इसका आंसर आ जाएगा। रेशियो हमेशा सिंप्लीफाई होता है, यानी उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो ये तृतीयानुपाती आप याद रख सकते हो, तो याद रखिए तृतीयानुपाती होता है बी स्क्वायर अपॉन ए और मध्यानुपाती होता है रूट ए पी। अगला अपन देखते हैं चौथा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 116। इसमें एक आलेख दिया अपने को और कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे दिया कि किस संस्थान के लिए उपस्थित उम्मीदवार और उत्तीर्ण उम्मीदवार की संख्याओं में अंतर, जो डिफरेंस है वो अधिकतम किस में, ये पूछा है। 4 में पूछा है ए सी डी ई, ठीक है। उपस्थित और उत्तीर्ण में, उपस्थित कितने थे और उसमें से उत्तीर्ण कितने हुए, इनका जो डिफरेंस है, मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो अपने को पूछा है। वो पूछा है ए का, सी का, डी और ई का पूछा, 4 का, तो वो अपन चेक कर लेते हैं। तो पहले ए की बात करते हैं। देखिए उपस्थित तो हैं ये वाले क्रॉस वाले जो डार्क वाले, और इसमें से जो उत्तीर्ण है ना, ये जो खाली बॉक्स ये कॉलम है ये वाले, इन दोनों का डिफरेंस लेना। तो ए की बात करें तो देखिए ये तो इसमें क्या है, उपस्थित उम्मीदवार कितने हैं, यानी 12 और 14 के बीच में 13, और ये संख्या 100 में दी है, यानी 1300। ए में जो उपस्थित है ना वो 1300 उपस्थित है,
उसमें से पास कितने, ये आप लाइन देखोगे 1200 इसमें से पास हैं, तो ए में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 100 का। इसके बाद सी की बात करते हैं। सी ये रहा, उपस्थित देखिए ये वाली लाइन है, तो ये उपस्थित कितने हैं, 10 यानी 1000 सी में, और इसमें से पास कितने हैं, ये वाली लाइन है 400। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 600 का। डी में देखें तो ये लाइन जो जा रही है 800 पे, और ये जो लाइन आ रही है अपनी नीचे वाली सबसे 200 पे, 800 और 200, डिफरेंस कितने का, इसमें भी 600 का। ए में देखें तो ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे 1100, और इसमें से जो उत्तीर्ण है ये दिए गए हैं 300, माइनस कर दोगे यानी यहाँ पे कितने हैं, 800। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो किसका है, ई का है। ये अपना आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें करें कि 90 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 और 60 है, तो टावर की ऊंचाई। ठीक है, ये एक आपके को टावर दिया गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई चट्टान है, एक चट्टान, यहाँ पे एक चट्टान है, तो चट्टान के शीर्ष से टावर के शीर्ष, तो ये चट्टान का शीर्ष है और ये टावर का शीर्ष है, इसकी बात कर रहे हैं। और तल, तो तल ये वाला है, पेन थोड़ा ऐसे ही चलेगा भाई, है ना, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए ये अपने पास एक टावर है और ये एक चट्टान है, तो इस चट्टान के शीर्ष से इस टावर के शीर्ष का, यानी ये वाले की बात कर रहा है कोण की, फिर कह रहा है इसके तल से, शीर्ष से, तो इन दोनों की जो अवनमन कोण, अवनमन कोण होता है कि अपन नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे छत पे खड़े हो नीचे गली में देख रहे हैं ना, तो वो जो एंगल बनता है आंखों के साथ वो होता है अवनमन, और नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो होता है उन्नयन कोण। तो ये दिए 30 और 60। ठीक है, तो एक कोण ये दिया आपको ये वाला, और एक दिया है ये वाला, ये अपने को दिया है 30 डिग्री और ये दिया अपने को 60 डिग्री का। पूछा टावर की ऊंचाई, इसकी ये टावर की हाइट ये थी अपने पास, ये निकाल ली, और चट्टान की ये हाइट अपने को पूरी दी है 90। जैसे मान लीजिए अपन मान लेते कि ये जो 30 के सामने वाली ये जो साइड है ना, यहाँ से ये एच है, इसकी हाइट कितनी है, एच, किसी भी साइड को मान लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एच है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अपन जो पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, उसमें अपन पढ़ेंगे इनका रेशियो वगैरह, तो 30 के पास वाली जो भुजा होती है ना वो बड़ी होती है, तो ये एच है सामने वाली, तो ये होगी √3h, ये क्या हो जाएगी √3h। ठीक है, या आप इसमें 10 भी लगा सकते हो, 10 30 बराबर थीटा के सामने ये लंब हो गया h, और ये वाली साइड अपने को निकालने मान लीजिए x। ठीक है, 10 30 होता है 1/√3 h/x, x में इधर लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा √3h। ये आप डायरेक्ट याद रखिए, 30 के पास वाली भुजा बड़ी और 60 के पास वाली भुजा छोटी होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास आ गई कितनी, √3h है। अब देखिए ये पूरी साइड कितनी है, 90 है, और ये जो 60 के पास वाली भुजा होती है ना, ये होती है छोटी, छोटी करने के लिए √3 से भाग देते हैं और बड़ी करने के लिए √3 से गुणा करते हैं। तो यदि ये 90 है तो ये जो साइड होगी ना ये कितनी आ जाएगी, ये छोटी होगी, और छोटी करने के लिए क्या करेंगे, 90 से इसको √3 से भाग देंगे। 90 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 30, और 3 को लिख सकते हो आप √3 गुणा √3 और गुणा 30, बट्टे में √3 है, ये इससे कट जाएगा एक √3, यानी ये जो साइड है ना अपने पास ये वाली, ये आ गई 30√3। ठीक है, और ये आपको पता है कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं, तो ये 30√3 है, ये इसी के बराबर होगी, यानी किसके बराबर होगी, √3h के बराबर होगी। ये इससे कैंसिल होगा, यानी h का जो मान है आपके पास आ गया 30, यानी ये टोटल 90 था, इसमें से ये आपके पास 30 है, तो ये आपके पास कितना बचा, 60। ये पूछा था इस टावर की ऊंचाई यानी कितनी आ जाएगी, 60 मीटर। आया समझ में।
ये टेन थीटा अपने को लगाना है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में। या आप याद रख लीजिए कि 30 डिग्री के पास वाली भुजा जो होती है वो बड़ी होती है, और बड़ी करने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुणा करते हैं, और 60 के पास वाली भुजा छोटी छोटी करने √3 से भाग देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें करें त्रिभुज ABC में 2A बराबर 3B बराबर 6C है, A का मान पूछा है। देखिए यहाँ पे आपको दिया है 2 इंटू एंगल A बराबर 3 इंटू एंगल B बराबर 6 इंटू एंगल C। कभी भी इस टाइप से बराबर में दे दे और उनका अपने को एक रेशियो निकालना हो ABC का, जैसे A का रेशियो निकालना है तो आप इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 6 गुणा 3 18। B का निकालना इसको छोड़ दीजिए और 2 और 6 को गुणा कीजिए 12। C का निकालना इसको छोड़ दीजिए, इन 2 को गुणा कीजिए, 2 गुणा 3 6। अब 6 से कट रहे हैं, 6 से एक बार, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार। तो ये जो एंगल थे ABC इनका अपने पास सिंपल रेशियो आ गया 3 2 1, यानी टोटल कितना आ गया 6। आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। टोटल के नीचे टोटल यानी किससे भाग देंगे 6 से। कौन सा एंगल पूछा है A, तो A कितना है 3। 6 से कटेगा कितनी बार 30 बार, और 30 को 3 से गुणा करोगे 90 डिग्री। तो यानी एंगल जो A है वो अपने पास आ गया 90 डिग्री या π/2, ये पूछा था। तो सिंपल रेशियो निकालना था और उस जो रेशियो आया उसमें थीटा का मान अपने को डिवाइड करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर व्यास की एक रजत गेंद, व्यास है ध्यान रखना व्यास, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है। रजत गेंद को सोने से ढका गया, यदि सोने और रजत का आयतन समान है तो सोने की मोटाई क्या होगी। ठीक है, जैसे एक गेंद है अपने पास, ये चांदी की है, ये इसमें क्या है चांदी। अब इसके ऊपर इसको सोने से ढक दिया, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये इसका सोना है, और इनका दोनों का जो आयतन है ना वॉल्यूम, चांदी का और सोने का, ये सोना है, ये आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, तो देखिए इस चांदी यानी गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। तो इसका जो r त्रिज्या जो है व्यास 4 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, यानी 2 का क्यूब। ये आ गया अपने पास चांदी का आयतन। आप कह रहे हैं सोने से ढका है, इसको ये बाहर से सोने से ढका गया है, और सोने का जो आयतन है ना वो इस चांदी के आयतन के बराबर है। इसकी मोटाई पूछिए, मोटाई आप मान लीजिए इसकी A है, मोटाई कितनी इसकी A है। तो इस पूरे खाली सोने का आयतन निकालूं तो इस जो पूरे अपन गेंद का आयतन निकाल के इस चांदी का घटा देंगे तो बाहर बाहर वाला ही बचेगा। तो पूरे सोने वाले गेंद का आयतन यानी टोटल गेंद का आयतन क्या होगा 4/3 पाई। देखिए यहाँ पे रेडियस की बात करें, ये 2 तो इसकी त्रिज्या है और ये A इसकी मोटाई ऐड होगी, यानी टोटल जो रेडियस होगी वो होगी 2 + A का होल क्यूब, और इसमें से चांदी वाली घटा देंगे तभी तो इसके बराबर आएगा। ये इसमें से टोटल में से अपन ने ये घटा दिया अंदर वाला, तो बचा कौन सा सोने वाला, और ये कह रहा है ये सोने का और चांदी का आपस में क्या है बराबर है। 4/3 पाई से सभी में कट जाएगा। ठीक है, ये 2 का क्यूब हो गया 8, ये -2 का क्यूब यानी 8 इधर आगे जुड़ जाएगा इसमें, बराबर बच गया 2 + A का होल क्यूब। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1/3 का मान दिया है, तो इसमें चेंज यदि अपन करें तो 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया। ये कितना हो गया 8 + 8 16, और 16 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 × 8 बराबर है 2 + A की होल पावर 3। अब देखिए क्यूब हटाएंगे तो इधर तो क्या होगा क्यूब रूट लेंगे 2 की पावर 1/3, और 8 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 8 का क्यूब रूट आप लोगे तो इसका कितना आ जाएगा 2, इधर क्यूब रूट हट जाएगा, बचा 2 + A। अब 2 की घात 1/3 का मान दिया था इस प्रश्न में, वो दिया 1.2595 गुणा किससे करना है 2 से। इसको 2 से गुणा कर दीजिए, ये तो 0, तो ये 9, फिर 1 और फिर 5 और फिर 2 बराबर है 2 + A, यानी ये 2 इधर आके इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 2 हट जाएगा, 10 बचेगा क्या 0.519, तो ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना था कि ये जो अपने पास आयतन ये लिया, ये अपने पास है चांदी का आयतन। किसका आयतन चांदी का, और ये जो आयतन लिया यहाँ पे टोटल ये है संपूर्ण गेंद का आयतन। ठीक है,
संपूर्ण गेंद का आयतन ये वाला है, ये वाला सॉरी, ये संपूर्ण गेंद का आयतन था और इसमें से मैंने चांदी वाला माइनस कर दिया, तो ये किसका बचा, सोने की गेंद का आयतन। ये है सोने की गेंद का आयतन और ये दोनों क्या दिए थे, बराबर दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि घन तथा घनाभ का आयतन समान है, घन का और घनाभ का दोनों का जो आयतन है वॉल्यूम वो आपस में क्या है, बराबर। घनाभ के आयाम का अनुपात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया 1 2 4। यदि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घन तथा घनाभ की पॉलिश की लागत का अंतर 80 रुपये हो तो उनका आयतन। देखिए ये घनाभ की बात कर रहा है कि इसका जो अनुपात है 1 2 4 है, यानी किसी अचर से गुणा कर दें, ये x होगा, ये 2x होगा और ये 4x होगा। ठीक है यहाँ तक। अब अपने को कहा इसने कि पॉलिश कर रहा है, तो पॉलिश देखिए बाहर से करेगा फलक पे, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें अपन, तो वो होता है 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू एल। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें वर्गाकार होते हैं फलक और एक का होता है भुजा स्क्वायर, एक का होता है भुजा स्क्वायर यदि साइड ए है, और ऐसे कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ ये लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई, और इसका डबल, क्योंकि जैसा नीचे होगा वैसा ही ऊपर होगा, आमने सामने फलक क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू अपन पुट करें, देखिए x इंटू 2x इंटू करेंगे दोनों को तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। टोटल देखेंगे 8 2 10 और 4 14 और गुणा 2 यानी 28x स्क्वायर आ गया। ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया अपने पास 28x स्क्वायर। और प्रति वर्ग मीटर जो लागत है वो 5 है, तो ये गुणा कर देंगे, ये आ गया अपने पास टोटल इसका खर्चा। अब करें दोनों का अंतर, तो इसमें से जो घन का जो क्षेत्रफल है और उसको 5 से गुणा करेंगे वो टोटल पॉलिश का आएगा और दोनों का डिफरेंस आएगा 80। तो पहले तो ये देखिए कि जो अपने पास क्या दिया इसने, इनका आयतन समान दिया है, तो यहाँ से घन की भी अपन भुजा निकालेंगे। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई अपने पास x है, ऊंचाई 2x है और चौड़ाई 4x है, इनको इंटू कर देंगे तो 4 दूनी 8 और ये आ गया x क्यूब। ये आ गया घनाभ का आयतन और यही घन का आयतन है दोनों का बराबर। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो 8 का तो आ जाएगा 2 और x क्यूब का यानी कितना आ जाएगा x। तो जो घन की जो भुजा होगी वो आ जाएगी 2x। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, ए का मान 2x है, वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर और 6 से गुणा कर दोगे 6 चौक 24 x स्क्वायर, और गुणा किससे करना है 5 से, और दोनों में डिफरेंस कितने का है 80 का। बस ये सोल्व करना है। 5 बाहर ले सकते हैं अपन, कॉमन है दोनों में 5, अंदर बचेगा 28x स्क्वायर माइनस 24 यानी कितना बचेगा 4x स्क्वायर बराबर 80। 5 गुणा 4 20 और 20 से कटेगा कितनी बार 4 बार। x स्क्वायर यदि 4 है तो x का मान कितना आ गया 2। पूछा आपको आयतन, तो आयतन देखिए क्या होगा, भुजा क्यूब होगा और साइड ये रही 2x है, x की जगह 2 रख दोगे तो भुजा कितनी आ जाएगी 2 दूनी 4 और 4 का क्यूब यानी 64 क्या आ जाएगा इनका आयतन। दोनों का आयतन बराबर है तो एक का आयतन निकाल लो, या इसका आयतन निकाल लेंगे x का मान रख के l इंटू बी इंटू एस, तो भी कितना आएगा 64 आएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, दिया था दोनों का आयतन बराबर है और इसकी जो विमा थी, आयाम थे घनाभ का, उनका अनुपात दिया था 1 2 4, x इंटू कर दिया तो ये हो गया x 2x 4x। ठीक है। अब आयतन दोनों के सेम थे, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों को गुणा कर दिया। ये जो आयतन आएगा वही आयतन किसका है, घन का है, तो घन का होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ से अपन ने साइड निकाल ली, वो आगे अपने पास 2x। ठीक है। घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यहाँ पे एल बी एच के अपन ने मान रख दिए। ये आ गया 28x स्क्वायर और इसका होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो ये आ गया 24x स्क्वायर। 5 कह रहा है कि 5 रुपये प्रति मीटर की दर से वो इस पर क्या कर रहा है, पॉलिश कर रहा है।
तो इंटू 5 करेंगे, कुल खर्चा आ गया, और दोनों में डिफरेंस कितने का था, 80 का। यहाँ से क्या किया, 5 जो दोनों में था इसको मैंने बाहर ले लिया, तो इधर तो बचेगा ये 5 बाहर निकल जाएगा, तो इधर हट गया यहाँ से 28 और यहाँ से ये हट गया 24। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4x²। ठीक है, तो ये यहाँ से x का मान 2 आया और वो यहाँ पे रख दिया, तो इनका आयतन आ गया 64। ठीक है ना। अगला देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस अपने को दिए 720। एक आदमी उस घड़ी को 2 क्रमागत बट्टे प्राप्त करने के पश्चात 550.80 में खरीदता है। पहला बट्टा 10% है, दूसरा पूछा है। देखिए छूट जो दी जाती है ना हमेशा, वो किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे, मार्केट प्राइस पे। आपको अंकित मूल्य दिया गया है, मार्केट प्राइस आपको दी गई है। मान लीजिए इस पे 1x% का वो छूट देगा, तो जो भी आपके पास बट्टा दे रहा है उसको 100 में से घटा दीजिए और बटे 100। जैसे 10% की छूट देगा, इसका मतलब वो बेचेगा कितने में, जो भी मार्केट प्राइस होगा अंकित मूल्य को उसका 90 में बेचेगा, तो 100 माइनस एक्स बटे 100। यदि 2 छूट दे रहा है, दूसरी वाई की दे रहा है, तो 100 माइनस वाई बटे 100। और यदि और भी छूट दे रहा है तो इसी टाइप से अपन और लेंगे, और ये सारी छूट हटा देंगे। इसके बाद आपके पास आ जाएगा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कह रहा है कि मार्केट जो प्राइस था वो था अपने पास 720 रुपए। पहला बट्टा 10% का है, तो 100 में से 10 घटा दो, यानी कितने में बेचेगा, 90% में बेचेगा। ठीक। दूसरा बट्टा नहीं पता, दूसरा बट्टा अपने को पूछा कि कितना होगा, तो दूसरा बट्टा अपन मान लेते हैं कि वो x% का देगा, तो 100 माइनस एक्स बटे 100। ठीक है, यहाँ तक दोनों बट्टे देने के बाद आपके पास कौन सी प्राइस आती है, सेलिंग प्राइस। तो दूसरा बट्टा जो अपने पास देने के बाद उसका बेच रहा है या कस्टमर खरीदता रहा है, वो आपके पास आ गया 550.80। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। ये 2 जीरो कट गई यहाँ पे 100 से, और ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे अपने पास बचा 72 इंटू 9 और इंटू 100 माइनस एक्स, बराबर आ गया आपके 550 पॉइंट, सॉरी पॉइंट तो हटा ही दिया, 550 और 80, 55,080। अब देखिए 10 और 8 18, मतलब 9 से कटेगा। 9 से कितने बार कटेगा, 6 बार, 54, एक बचा, फिर एक बार, फिर एक बचा, फिर 9 दूनी 18, फिर 6 3 9, और ये भी 7 2 9 से कट रहा है। कितनी बार, 8 बार। ये 9 से कट रहा है, 6 बार 54, फिर 7, फिर 8 बार 72, और फिर 0। ठीक है, अब ये 8 से कट रहा है क्या, 8 से 8 बार कटेगा 64, फिर 4, 8 से 5 बार। यहाँ इस साइड में लेफ्ट साइड में आ गया 100 माइनस एक्स और बराबर आ गया 85। तो ये x इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 85 इधर आगे 100 में से घटेगा, यानी x का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया, 15%। यानी वो दूसरा जो बट्टा दे रहा है वो आपको कितना दे रहा है, 15% का। तो ध्यान यही रखना है कि हमेशा जो छूट दी जाती है, जो बट्टे दिए जाते हैं, वो किस पे दिए जाते हैं, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पे। और ये सारी छूट अपन इसमें से हटा देंगे, उसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो और आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है 25,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो वार्षिक दे ब्याज पूछा है। देखिए रेट आपको 10% है, सीआई में मैंने पढ़ाया था कि 10% यदि आपके पास दर है, समय यदि 2 साल है, तो इसकी एक ही कंबाइंड रेट होती है कितनी, 21% बताया था। या चक्रवृद्धि ब्याज का एक ही फॉर्मूला उसमें रख देंगे तो वहां से भी अपना आंसर आ जाएगा। तो ये अपने को दिया है यहाँ पे 25,000, इसका 21% निकाल लें, ये अपने डायरेक्ट सीआई आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो बचे, 25 से गुणा करेंगे, 1 को 25, 2 25 दूनी 50 और 2 52, तो ये आ गया 5,250 रुपये अपना डायरेक्ट ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो मैंने पढ़ा है उसमें आपको पढ़ा दिया। अगला देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक कुर्सी 3,000 रुपये में खरीदी, 6% की हानि पे बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए जो प्रॉफिट और लॉस अपन निकालते हैं, लाभ और हानि, वो निकालते हैं क्रय मूल्य पे। यहाँ पे आपको क्रय मूल्य दिया गया था कि 3,000 में खरीद रहा है, 6% की हानि हुई। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपके पास हैं और आपको 6 रुपये का लॉस होगा, इसका मतलब आप कितने में बेचोगे, 94 में बेचोगे, यही बात है। तो ये कह रहा है कि 3,000 रुपये में तो उसने खरीदी थी, तो ये तो क्रय मूल्य था, तो ये तो किसकी वैल्यू दी है, 100 का मान दिया है।
अब 6 की हानि होगी तो उसने कितने में बेचा होगा, 94 में बेचा होगा, ये आपको पूछा है। तो 10, अब 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये आ गया 2820 रुपए। तो उसने कितने में बेची, 2820 में, सिंपल सा था। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तथा विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 460 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए कुल संख्या दी है किसकी, लड़कियों की। अब देखिए लड़के जो हैं, बॉयज जो हैं वो 60% है, इसका मतलब जो गर्ल्स हैं वो बाकी कितने बचे, टोटल 100% होता है 40। तो यहाँ पे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या दी है वो 460 है, जो भी दिया उसके नीचे उसी का मान परसेंटेज लेते हैं। तो गर्ल्स की संख्या दी है तो गर्ल्स का परसेंटेज 40 यानी 40% की वैल्यू दी है। लड़कों की संख्या पूछी तो वो कितने परसेंट है, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट देंगे एक बार, फिर 4 से एक बार और फिर 5 बार, 6 से गुणा कर देंगे तो 600 और 15 छिकी 90, तो ये आ गया 690। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 690। अगला देखते हैं। क्या आपको कि log 2 और ऊपर पावर में दिया है 256। जैसे अपने पास हो कि log a की पावर b ये हो, तो इसका जो होता है आंसर वो होता है b, यानी फॉर्मूला है log a की पावर b। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया था कि log 2 और इसकी पावर में दिया था 256। अब 256 जो होता है वो होता है 2 की घात 8, तो यहाँ जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8। ये जो होगा ये इसका मान 1 हो जाएगा और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। ये लॉगरिथम जो पढ़ेंगे अपन उस टाइम इसके फॉर्मूले वगैरह भी देखेंगे। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये 16 है, तो इस साइड होगी भुजा वो कितनी आ जाएगी, 4। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पे बने वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए एक वर्ग अपने को दिया है, ठीक है, इसकी साइड अपने पास है 4। अब कह रहे हैं कि इसके मिड पॉइंट को यदि अपन मिला दें, जो मध्य बिंदु है इनको मिला दें, तो जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला। ठीक है, अब देखिए मिड पॉइंट है, पूरी साइड आपके पास 4 है भुजा, तो ये जो मिड पॉइंट है तो आधी 2 होगी, ये भी आधी 2 होगी। ये 90 डिग्री का कोण होता है, जैसे आपके पास समकोण त्रिभुज हो, ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितनी होगी, 2√2। ठीक है, आधार स्क्वायर पर कर्ण स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 प्लस लंब का 2 का वर्ग 4 और इसका वर्गमूल, तो ये कितना आ जाएगा, 8। 8 क्या होता है, 2 गुणा 4, वर्गमूल लेंगे तो 4 का तो 2 आ जाएगा और अंदर बचेगा 2√2। तो ये जो नया वर्ग होगा इसकी जो साइड होगी वो आगे अपने पास 2√2। तो नए वर्ग की भुजा ये आपके पास आ गई 2√2। क्षेत्रफल निकालना एरिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो 2 का वर्ग तो 4 होगा और रूट वाले का रूट हट जाएगा, तो 4 गुणा 2 यानी कितना आ जाएगा, 8। तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अगला देखते हैं। अगले में दिया है कि बिंदु P के निर्देशांक जो बिंदु A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:5 में विभाजित करता है। देखिए ये सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करना था, जैसे ये पास एक P और ये है Q और एक बिंदु इनको विभाजित कर रहा है जैसे M/N में। इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं x1 y1, इसके दे रखे हैं आपको x2 y2। ठीक है, तो ये जो बिंदु होगा जो इनको M/N में बांट रहा है, मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट है R, तो इसके जो निर्देशांक क्या होंगे, ये होते हैं M, इसके जो बीच वाला जो पॉइंट है ना, इसके निर्देशांक mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, ये x का निर्देशांक है। y वाला क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, यदि इनको अंतर विभाजित करता हो, तो ये इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे x1 और y1 ये तो आपको दिया है 4 - 5, दूसरा दिया 6 3, m और n की जगह आपको दिया है 2:5, वैल्यू पुट करनी थी। तो mx2 यानी 2 गुणा 6 12
प्लस एन एक्स वन 5 × 4 20 अपॉन एम प्लस वन, दोनों को जोड़ देंगे 2 और 5 7। एन तो एम की जगह 2 और वाई कितना है 3, तो 3 × 2 कितना आ जाएगा 6। एन वाई वन तो 5 और गुणा -5 तो -25 होगा बट्टा एम प्लस एन यानी 7। जी आ गया। 12 और 20 कितना हो जाएगा 32, तो ये आ गया 32/7। यहां से देखेंगे, देखिए माइनस का 25 है और प्लस का 6 है, तो माइनस का कितना बचेगा 19/7। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक थे 32/7 -19/7, ये आपके पास इसका आंसर है। तो आपको यदि याद है कि दो आपके पास बिंदु हैं और कोई एक तीसरा बिंदु इनको अंत विभाजित करता है m अनुपात n में, तो उसके निर्देशांक होते हैं mx2 + nx1 अपॉन m + 1, ये x का, my2 + ny1 अपॉन m + 1, ये y का। अगला देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ग्राफ आपने यदि पढ़ा है, ये x होता है, ये y होता है, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। पहले में x पॉजिटिव होता है, ये x पॉजिटिव है। दूसरा ये जो y होगा इसका मान बाद में लिखा जाता है y का, ये पॉजिटिव होता है। सेकंड में देखिए x ये माइनस का हो जाता है, ये मूल बिंदु होता है, x माइनस का लेकिन y पॉजिटिव होता है। थर्ड में ये x माइनस और y भी माइनस। चौथे में देखिए x तो ये पॉजिटिव, y किसका नेगेटिव। दूसरे की बात कर रहे हैं तो दूसरा ये रहा, इसमें x का मान देखिए माइनस का होगा पहला, ये तो माइनस का नहीं, ये भी नहीं है, इन दो में। सेकंड y का पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव किस में होते हैं थर्ड में, तो इसका आंसर आएगा बी। डायरेक्ट आपको पूछा था। अगला देखिए, कह रहा है किसी दिए गए त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर प्राप्त चारों त्रिभुज सर्वांग होंगे यदि दिया गया त्रिभुज है। देखिए संभव त्रिभुज जो होता है ना, इसमें तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु यदि अपन मिला दें तो ये जो चार त्रिभुज बनेंगे, चारों आपस में क्या होते हैं सर्वांग होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज देखिए वर्ग जो होता है ना उसी का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप होता है एबीसीडी। ये एक समचतुर्भुज है। इसमें कह रहा है कि डी से ए बी पे डाला गया लंब, डी से जो है वो ए बी पे एक लंब डाल रहा है, लंब यानी 90 डिग्री का एंगल, जो ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी इस ए बी साइड को क्या करेगा बराबर दो भागों में बांटेगा। तो समचतुर्भुज का एक कोण अपने को पूछा था। ठीक है, यहां तक देखिए 90 डिग्री था। और ये क्या होता है, इसमें समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों जो भुजाएं होती हैं वो इसके आपस में बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, ये वाली साइड यहाँ तक डी से मान लीजिए पॉइंट है पी, तो ये जो ए से पी ए है तो ये भी कितना होगा ए होगा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है। अब ये पूरी साइड इसकी कितनी आ गई 2a आ गई, तो ये साइड भी कितनी आएगी 2a आएगी। ठीक है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होते हैं, खाली एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, वर्ग जो होता है उसी का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप ये होता है। अब इसका अपने को एक एंगल पूछा है, ये तो 90 डिग्री है, लंब डाल रहे हैं तो बताइए, तो ये एंगल यदि अपन निकाल लेते हैं, यहाँ पे दो साइड अपने पास है, देखिए ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने ये तो हो गया आपका कर्ण, और ये यदि एंगल लेते हैं तो एंगल के पास वाली भुजा ये अपने पास आ गई आधार। यदि आपके पास आधार है और आपके पास क्या है कर्ण भी है, और इनके बीच का एंगल अपने को निकालना है, तो ये तो आपने पढ़ा ही है लाल बट्टा का। अब देख लीजिए, एक तो कर्ण होना चाहिए और एक आधार, ये किस में आते हैं कॉस में, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। तो साइन सॉरी कॉस अपन देखेंगे कॉस ए, ये क्या होगा आधार, तो आधार इसका कितना है ए है, बटा कर्ण, कर्ण इसका है 2a, ए से ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये cos a का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। तो cos 1/2 कितने डिग्री होता है 60 डिग्री पे, ये अपने को इसमें पूछा था। एक बार दोबारा देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज था, समचतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं क्या होती है बराबर।
डी से ए बी पे लंब डाला गया है, लंब यानी 90 डिग्री का एंगल, और जो ए बी को बराबर दो भागों में बांट रहा है, तो यदि इधर वाला ए से पी ए होगा तो ये भी ए होगा, ये पूरी साइड 2a है तो ये साइड भी 2a होगी, ये साइड भी 2a होगी, ये साइड भी कितनी होगी 2a होगी। दो साइड हैं, इनके बीच का एंगल आपने को निकालना था। लंब डाला इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहाँ से आप ये लगा सकते हो साइन कॉस टेन। ठीक है, अगला देखिए। परसेंटेज का दिया, इसमें कह रहा है कि एक्स का मतलब होता है गुणा 48%, वाई के 80% के बराबर है। एक्स अनुपात वाई पूछा है, बराबर दिए। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 8 से कटेगा 10 बार, 8 से कटेगा 6 बार, फिर 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार। ये आ गया एक्स इंटू 3 इक्वल टू वाई इंटू 5। अनुपात निकालना है, वाई को इधर ले आएंगे, एक्स अपॉन वाई बराबर 5/3, 5:3। अनुपात निकालना बराबर है, जो एक्स के पास है वो वाई का मान और जो वाई के एक्स का। ठीक है, तो अनुपात। अगला देखते हैं, सिंपल सा था। ऐसे अपने परसेंटेज में क्वेश्चन किए भी थे इस टाइप के। यहाँ पे कह रहे हैं एज का दिया है, बेटे और पिता की आयु का अनुपात 1:13 है। बेटे और पिता, सन और फादर की एज का रेशियो दिया है 1:13। 10 वर्ष के बाद, तो ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद अनुपात है वो 1:3 रह जाता है। बेटे की वर्तमान आयु पूछिए, तो एक तरीका बेसिक ये होता है कि अपन इसको एक्स से इंटू कर दें अचार से, कि प्रेजेंट इनकी एक्स है पुत्र की, और पिता की 13x होगी। 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, इसकी x+10 होगी और इसकी 13x+10 होगी। इन दोनों का रेशियो जो है वो दिया 1:3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यह देखिए आपको टाइम कह रहा है कि 10 वर्ष बाद दिया ना, जो टाइम है वो हमेशा इनके बीच में 10 साल का गैप रहेगा, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस सेम कर लेते हैं। तो पहले भी एक पेपर में बताया था। तो क्या करना आपको, जैसे इसको 2 से गुणा करूं तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6। यहाँ डिफरेंस तो आ रहा है 1 का, यहाँ माइनस का आ रहा है, ये नहीं हो सकता, यानी इससे बड़ा लेना है अपने को 83। 4 से गुणा करते हैं 12, तो भी छोटा आ रहा है। 5 से यदि मैं गुणा करूं इसको तो ये 15 होगा, और यदि 5 से गुणा करें तो ये 5 होगा। यहाँ डिफरेंस 1 और 5 में 4 का आ रहा है, 13 और 5 में 2 का आ रहा है, ये नहीं हो सकता। यदि अपन 6 ले, 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो आ जाएगा 6। इसको 3 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 गुणा 3 कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 1 और 6 में डिफरेंस कितने का है 5 का। 13 और 18 में डिफरेंस कितने का है 5 का, और कितने का है 10 का। तो 5 बराबर कितना 10, तो 1 कितना 2। पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान तो ये थी इसकी 1, तो 1 का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो पुत्र की वर्तमान 2 आ गई, और पिता की कितनी आ जाएगी 13 गुणा 2 26। ये 10 वर्ष बाद की है। ठीक है, या फिर ये बेसिक था आपका कि x+10 और 13x+10, और इनका अनुपात है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा। अरे समझ में, अगला देखते हैं। x के गुणनखंड अपने को पूछे, एक बार अपन इसको डायरेक्ट लेते हैं वैल्यू पुट करके, और उसके बाद अपन देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे यदि अपन 1 रखते हैं ना, तो ये तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 0, और ये 1 माइनस, सॉरी ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये 1, तो ये 0 बन रहा है। ठीक है, तो 0 बन रहा है, तो ये आपको नहीं लेनी, ऐसे वैल्यू नहीं लेनी है कि 0 बन रहा है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप एक से ज्यादा ऑप्शन में, जैसे इसमें भी 0 बन रहा है 1 - 1, ये भी 1 - 1 0, तो काफी ऑप्शन हो सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे x की जगह एक बार 2 रख के देखते हैं। 2 रखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 रखना है इस पर्सन में, तो ये 1 माइनस x² यानी 2 का स्क्वायर 4, और गुणा 3 12, प्लस 2 की घात 4। ठीक है, तो 16 और गुणा 3, 16 गुणा 3 48, माइनस 2 की घात x की जगह 2 रखें, 2 की घात कितना हो गया 6, तो ये हो गया 64। अब देखिए यहाँ पे प्लस के 2 हो गए 49, और माइनस के अपने पास कितने हो गए 70,
6। तो यहाँ पे माइनस के कितने बच रहे हैं? 27। तो यानी वैल्यू पुट करी और अपने पास यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 27। तो वही x का मान अपन ऑप्शन में रख के देखें कि अपने पास कितना आना चाहिए आंसर, आपका माइनस का 27 आना चाहिए। वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पहला अपन देखें, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1 बचेगा, वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे, 2 और 1 3 और 3 की घात 4, ये कैसे नहीं आ रहा। यहाँ देखिए 2 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्यूब करेंगे तो -1, और ये 2 और 1 3, 3 की घात 3 27, तो -1 और गुणा 27, ये आ रहा है माइनस का 27, यानी बी आ रहा है। यहाँ मैं 2 रखता हूँ तो माइनस का 1 बचेगा और घात 4 करेंगे तो ये तो 1 पॉजिटिव, 2 और 1 3 का वर्ग 9, तो ये 9 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ये अपने पास 2 और 1 यानी 1 बचेगा, और 2 और 1 3 की घात 3 27, ये प्लस का 27 आ रहा है, जबकि किसका आना चाहिए? माइनस का। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे अपने x का मान यहाँ पे 2 रखा इस क्वेश्चन में, तो अपने पास आया माइनस का 27। वही अपन x का मान ऑप्शन में रखेंगे और चेक करें किसमें माइनस का 27 आ रहा है। अब देखिए इसको करना कैसे है वो देखते हैं। यहाँ पे दिया था अपने को 1 माइनस 3x² प्लस 3x की घात 4 माइनस x की घात 6। देखिए यहाँ पे एक बार माइनस को आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाले प्लस के होंगे, प्लस वाले माइनस के, ये हो जाएगा x की घात 6, ये प्लस का हो जाएगा 3x², ये माइनस का होगा 3x की घात 4, और ये माइनस का 1। इस माइनस को अपन लास्ट में देखेंगे, तब तक ये साथ साथ चलता रहेगा। अब देखिए ये x की घात 6 और ये x की घात 4 जो है ना, इनमें कॉमन अपन लेते हैं तो यहाँ से, या पहले इसको थोड़ा और तोड़ लेते हैं। ये x की घात 6 है, देखिए इसको दो तो मैं अलग कर लूँ, इस टाइप से लिख सकते हैं x की घात 4, दोनों में कॉमन आ जाएगी, और लिख सकते हैं -2x², 2x की घात 4, जब जोड़ेंगे तो 3x की घात 4 ही हो रहा है। ये बचा अपने पास 3x², तो इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक लिख लेते हैं अपन 2x² और एक लिख लेते हैं x², और ये माइनस का 1। ठीक है, अब इनमें कॉमन लेना। देखिए किया गया, यहाँ पे मैंने माइनस को बाहर ले लिया, माइनस अपन बाहर नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बात है कि माइनस से लास्ट में गुणा हो जाएगा, बस बात इतनी है। नहीं लेते हो तो साथ साथ चलता रहेगा। x की घात 6 ले लिया, और ये जो था ना 3x की घात 4, ये प्लस का था, किस में बदल गया? माइनस में। 3 थे ना, इसके अलग अलग टुकड़े कर दिए, एक को इसके साथ लिखा, 2 को अलग, और इसमें भी 2 को अलग किया और 1 को अलग। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? x की घात 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x², यहाँ बचेगा -1। यहाँ अपन देखें तो कॉमन आ रहा है 2x², तो यहाँ क्या बचा? x², और यहाँ पे क्या बचा? इन दोनों में माइनस का 1, इधर क्या बचा? x² माइनस। ठीक है, अब इन सब में देखिए x² -1 कॉमन आ रहा है, ये यहाँ पे बचा अपने पास x की घात 4 -2x² प्लस 1। ये आपके पास इसके फैक्टर हो गए, इसने इसको आगे और भी सोल्व किया है। देखिए अब इसके अपन इस ये जो ब्रैकेट है इसके और भी फैक्टर कर सकते हैं, गुणा करने पे -2x² आए और ऐड करने पे x की घात 4 आए, यानी -x² और -x² होंगे। ऐड करेंगे तो माइनस के 2x² आएंगे, गुणा करेंगे 10 की घात 4 आएगा, ये भी ले सकते हो। या आपको ये भी पता है कि ये होल स्क्वायर है, किसका? x² -1 का होल स्क्वायर भी बन रहा है, किसका होल स्क्वायर बन रहा है? x² -1 का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से भी इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी टाइप से आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका वही है। यहाँ पे देखिए x² -1 है, इसको लिख सकते हैं x के पावर 4 -x² -x² और प्लस का 1। अब देखिए अपन इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? x², यहाँ बचा x² -1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x² -1। अब देखिए दोनों में, इन दोनों में x² -1 बाहर कॉमन आ जाएगा, ये x² -1 एक तो चल ही रहा है, ये बाहर कॉमन आ जाएगा x² -1, तो अंदर भी क्या बचा? x² -1। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए तीन ब्रैकेट में तीनों में सेम है, इसका मतलब ये क्या हो गया? क्यूब हो गया।
ये अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ये अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये आपको पता है कि माइनस आपका चल रहा था यहाँ पे, तो माइनस को अंदर गुणा करें तो इसको उल्टा लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या किया, देखिए ब्रैकेट में अपने पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ब्रैकेट में अपने पास। तो इसने क्या किया, आपके पास जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसको क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वही है एक का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में लिख दिया 1 प्लस एक्स, और एक बार क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स, और ये तो पूरे पे भार है, तो इसको लिख देंगे एक बार 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और दोनों पे कितने 3। या आपका इसका बी आंसर आ जाएगा, यानी इसके टुकड़े करने थे, या आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। को समझ में नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा इसको रिवर्स करके देख सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे दिया है 105 गुणा 105 गुणा 105 का मान, ठीक है, इसका क्यूब करना है 105 का, 105 का क्या करना अपने को, क्यूब। देखिए पहले मैं आप एक छोटी सी संख्या से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको 12 का होल क्यूब करना है, इनकी क्लास भी मैं डाल दूंगा स्क्वायर क्यूब की मल्टीप्लाई की। देखिए इसको अपन क्या करेंगे, पहले आप इकाई के अंक से अलग कर लीजिए 12 को, कितनी भी बड़ी संख्या हो इकाई के अंक से अलग। इस 2 का क्यूब करना आपको, तो 2 का क्यूब होता है आपका 8, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये होता है 2, और फिर उसको 3 से गुणा करना है। एक को 2 से गुणा किया 2, और 3 से किया 6, ये ऊपर लिख दीजिए। अब इस 6 को पहले 2 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, ठीक है, एक, फिर इस 6 से गुणा करेंगे 6 और एक 7, और लास्ट में इस 1 का क्यूब करेंगे 1, तो आ जाएगा इसका क्यूब 1728, ठीक है। ऐसे अपन क्या करेंगे, जो 105 है उसको भी इकाई के अंक से अपन अलग कर लेंगे, और इसको अपन क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, सेम इसी टाइप से करें। तो देखिए 105 इकाई के अंक से अलग, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो आपको 5 यहाँ पे लिखना है, फिर 12 आपस में गुणा किया, 10 गुणा 5 50, और फिर 3 से गुणा करोगे 150। इस 150 को आप पहले 5 से गुणा करोगे 750, और 12 उसमें जोड़ दोगे 750 में, तो ये हो जाएगा आपका 762। तो 2 में इधर रखूंगा, आपका बचा 76। फिर 150 को 10 से गुणा किया 1500, और ये 76 अपन जोड़ देंगे 1576, तो 6 आपका इधर आ जाएगा, कितना बचा 157। लास्ट में 10 का क्यूब 1000, उसमें 157 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1157, ठीक है। तो ये इसका होल क्यूब आ गया। बाकी यदि इसका होल क्यूब है वो एक क्लास में भी मैं अलग से आपको डाल दूंगा। एक और बता देता हूँ छोटा, जैसे आपको 11 का क्यूब करना है, एक का एक अंक से अलग किया, इस एक का क्यूब करेंगे तो एक ही होगा, आपस में गुणा किया, फिर उसको 3 से गुणा करते हैं क्यूब में, स्क्वायर में करेंगे 2 से, और क्यूब में करेंगे 3 से, और इसको ऊपर लिख देंगे, एक गुणा एक एक, और गुणा 3 3। इसको पहले एक से करो 3, फिर इसे एक से करो 3, और लास्ट में से एक का क्यूब 1, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए इसमें कह रहे हैं कि आबादी की औसत दशक वृद्धि पूछी है, ठीक है। आंकड़े दिए गए हैं देश की आबादी के, हर 10 साल से वो दिया गया है कि आबादी कितनी मिलियन में होती है। तो यहाँ पे देखिए दशक की वृद्धि, और वो भी किस में निकालिए, औसत में, यानी पहले सबकी निकालेंगे कितनी वृद्धि दर है, और फिर हम सबको ऐड करके जितने दशक है उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 1951 से 61 ये जो दशक था, इसमें 20 से 21 मिलियन होगी, पहले 20 मिलियन थी फिर 21, यानी कितनी बढ़ रही है, एक बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है 20 से। प्रतिशत में आप निकालोगे तो गुणा किससे करोगे 100 से, तो ये पहले दशक में 5% की वृद्धि हो रही है। अगली बार आप देखोगे कि 21 24 हो गई तो कितनी बढ़ गई 3, किससे 21 से, और गुणा 100, तो 23 में भाग देंगे तो 7, और 100/7 आप देखोगे तो ये आपको पढ़ाया था कि 14.28% में डायरेक्ट आपको लिखाया था। तीसरा देखोगे आप 24 से 27 हो गई तो कितना बढ़ गई 3, किससे 24 से, और गुणा 100, ये 8 बार कटेगा, यानी 1/8 या 100 में आप 8 का भाग दोगे, तो ये आपको पता था कि 12.5%, ये डायरेक्ट आपको परसेंटेज मैंने सारी पढ़ाए हुए थे मान थे। अगले देखेंगे तो 27 से 30 हो गया, 3 बढ़ रहा है, किससे 27 से, गुणा 100, तो ये हो गया 1/9, और ये होता है 11.11, ये डायरेक्ट आपको मान है वो पता ही है सब।
इसके बाद देखिए यहाँ 30 से 32 हो गया तो कितना बढ़ रहा है 2, किससे 30 से, और गुणा 100। ये 15 बार कटेगा और 15 में यदि अपन 100 का भाग देते हैं, 15 की 90 यानी 6.66% आएगा। यहाँ 32 से 35 हो रहा है यानी बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, किससे 32 से, और गुणा 100। ठीक है, तो ये कट रहा है 4 से 8 बार और 4 से 25, 25/75, 25 × 3 75 बटे 8। इसमें भाग देंगे तो 9 बार जाएगा 72, फिर 3 30, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और फिर जाएगा 7 बार, ये आ जाएगा प्रतिशत। तो ये अपने क्या किया, ये जो दशक दिए थे ना, पहला ये दशक, इसमें डिफरेंस, इसका इसका हर दशक में देखा कि कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, तो ये सारा परसेंटेज अपन ने निकाले। इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी। अब आपको पूछा एवरेज, तो एवरेज होता है राशियों का योग, यानी इन सबको आपको प्लस करना है। ठीक है, और फिर बट्टे राशियों की संख्या, तो इन सबको पहले प्लस कर लेंगे। तो पहले देखिए आप इनको प्लस कर लीजिए, 5 + 14 19 + 12 31 + 12 42, और प्लस का 6 48, और प्लस का 9 तो 54। और फिर जो पॉइंट में है ना, इन सबको अपन प्लस कर लेंगे। ये 0.5 0.28 अलग अलग प्लस करना है, जैसे अभी प्लस किया ऐसे नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि भाई 28 और 5 तो अपन प्लस करें तो 33 आ गया, लेकिन जब पॉइंट के नीचे पॉइंट आप रखोगे प्लस करोगे तो देखिए कितना आता है, 0.78 आता है। ठीक है, तो ऐसे इन सबको जब अपन प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 58.92, और 6 का भाग देंगे तो यहाँ से आपके दशक की वृद्धि जो दर है वो आ जाएगी 9.82%। तो इस प्रश्न में थोड़ा कैलकुलेशन था कि हर दशक में आपको परसेंटेज निकालना था, कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, और उसके बाद आपका क्या निकालना था, एवरेज निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कि 2.2 घन डेसीमीटर तांबे को 0.5 सेंटीमीटर व्यास, ये व्यास है तो यहाँ पे पहले आप रेडियस निकालना। कभी भी पेपर में आ जाए तो ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है व्यास से ही अपन आंसर निकाल देते हैं और वो पहला ऑप्शन मिल भी जाता है। तो व्यास के एक बेलनाकार तार में खींचा जाता है तो तार की लंबाई, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि एक आकृति से दूसरी बना रहा है, खींच रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका वॉल्यूम होता है ना, आयतन, वो हमेशा बराबर रहेगा। आयतन क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। तो ये जो आयतन यहाँ पे दिया 2.2 घन डेसीमीटर, इसी से बना रहा है। अब इनकी यूनिट क्या करनी है, हमेशा सेम करनी है। तो एक बार मैं आपको यूनिट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे सबसे बड़ी अपने पास जो होती है वो होती है किलोमीटर, इसके बाद जो होती है वो होती है हेक्टामीटर। ठीक है, फिर होती है डेकामीटर, फिर होती है मीटर, उसके बाद होती है डेसीमीटर, इसके बाद होती है सेंटीमीटर, और फिर होती है मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। देखिए, तो इसमें क्या होता है, यदि आपको ऊपर से नीचे की तरफ चलना है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे से यदि ऊपर की तरफ चलना है आपको, तो इसमें क्या करना है, 10 का भाग देना है। जैसे 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होंगे, तो आप कह दोगे 10 हेक्टामीटर होंगे। ठीक है, नीचे की तरफ चलना है 10 से गुना। जैसे 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, 2 स्थान नीचे आ रहे हैं तो 10 × 10 यानी किससे गुना करेंगे, 100 से। यदि 1 किलोमीटर में मीटर देखें तो 3 स्थान नीचे आ रहे हो ना, तो 10 × 10 गुना यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो अब यहाँ पे आंसर आप देखोगे तो मीटर में दिया है, तो अपन सबको मीटर में चेंज करेंगे। पहले तो देखिए यहाँ पे आयतन दिया है 2.2 घन, 2.2, इसको मैं पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे 0 आ जाएगा 10। घन है, डेसीमीटर है, इसको मीटर में बदलूंगा, देखिए डेसीमीटर ये रहा। अब ऊपर की तरफ चल रहा है ना मीटर की तरफ, तो 10 का भाग देना है। और देखिए यहाँ पे घन है, यहाँ इसका मतलब 3 बार ये यूनिट है, तो 1/10 गुणा 1/10 और गुणा 1/10। ये आयतन बराबर इससे जो तार बना रहा है बेलनाकार, उसका आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, पाई का मान 22/7। आर देखिए यहाँ पे 0.5 व्यास है, तो इसको आधा करेंगे तो ये त्रिज्या हो गई, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, तो r² यानी 5/20 इंटू एच,
एच अपने को लंबाई इसकी निकाली है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये किस में था, सेंटीमीटर में, और अपन किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर में। तो सेंटीमीटर ये रहा, और मीटर में आपको जाना है नहीं, 2 स्थान ऊपर जाना है, तो किसका भाग देंगे, 100 का। और कितनी यहाँ पे कितनी यूनिट है, 2। तो मैं क्या करूंगा, 2 बार 100 आ जाएगा नीचे, 1/100 गुणा 1/100। ठीक है, यहाँ तक 22 से 22 कट जाएगा। ये देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 ये भी कट गए, इधर कुछ नहीं बचा, एक बचा है, इधर एच है। तो एच बराबर ये 7 ऊपर आएगा, गुणा ये 5 से कट जाएगा 4 बार, 5 से 4 बार, तो ये 4 चौक 16, ये भी ऊपर आ जाएगा। अब 16 को 7 से गुणा कर देंगे, 16 गुणा 7 ही आ जाएगा 112 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज याद रखना कि एक आयतन जो है, कोई भी चीज उससे दूसरी बना रहा है, तो आयतन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयतन दिया था ना, 2.2 घन डेसीमीटर, यही आयतन क्या होगा, इस तार के आयतन, इसी से बना रहे तो दोनों का सेम आयतन होगा। अब ये जो यूनिट थी डेसीमीटर में थी, इसको मीटर में बदल लिया, डेसीमीटर, तो मीटर में जाने के लिए 10 का भाग देंगे। सेंटीमीटर से यदि बदल रहे हैं तो 100 का, और मिलीमीटर को यदि मीटर में बदल रहे हो तो 1000 का भाग दो। आया समझ में? अगला देखते हैं। इसमें कह रहे हैं एक शंकु का टेंट का आयतन दिया है 1232 मीटर क्यूब। इसके आधार का क्षेत्रफल, देखिए पीछे मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल यदि 154 हो तो त्रिज्या कितनी होती है, 7 होती है। याद रखना ये चीजें। ठीक है, टेबल आपको लिखवाई मैंने। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल। जैसे ये आपके पास एक शंकु है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये भार वाला, इसकी बात कर रहे हैं अपन। ये इसकी रेडियस है 7। ठीक है, ये अपने को दे रखी है कितनी, 7। आयतन दे रखा है कितना, 1232। तो पाई का मान यहाँ पे रख देंगे अपन। पहले तो आयतन, देखिए आयतन दिया है, यहाँ से अपन इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान है 7, और गुणा एच। ये किसके बराबर दिया, 1232 के बराबर। 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 इधर बच गया, इसको अपन आगे ले जाएंगे। अब देखिए काट दें 7 से, 7 से एक बार कट रहा है, फिर 5 53, 32 से 53 बचे। फिर 7 से कितने बार कटेगा, 7 बार, 49। फिर 4 बचेंगे 42, तो कितने बार कटेगा, 6 बार। अब ये 22 से कट रहा है डायरेक्ट 8 बार। अब ये 3 इधर आ जाएगा, तो इसकी जो हाइट है वो अपने पास आ गई 24। ये हाइट जो थी ये कितनी आ गई, 24। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है 7 24 25, यानी आधार 7 लंब 24, तो कर्ण कितना होता है, 25। तो ये आपके पास आ गया एल। अब पाई आर एल निकालना है, तो ये हो जाएगा 22/7। एल आपके पास 7 है, और सॉरी आर 7 है, और एल कितना है, 25। 7 से 7 कट जाएगा। अब 22 को आप 25 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार और देखिए। यहाँ पे आपको आयतन दिया था पहले इसने, तो आयतन दिया था ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आयतन से अपने आर अपने पास था 154 होता है, तो आर आपने निकाल ली 7 होती है। आर यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से एल का सॉरी एच का मान आ गया 24। तो त्रिज्या 7 है, लंब आपके पास ये हाइट 24 है, तो एल कितना आ जाएगा, 25। ये कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से। और ये किस में रखना अपने को, पाई आर एल में रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक ढक्कन वाले घनाकार पानी की टंकी का प्रत्येक बाहरी किनारा 180 सेंटीमीटर लंबा है। यानी ये आपको लंबाई दी है, उसकी साइड दी है, ये है 180 सेंटीमीटर। टंकी की बाहरी सतह को तली को छोड़ते हुए ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या। पेंट कर रहा हो या टाइल है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। देखिए इसमें क्या होता है कि घन के अंदर क्या होता है कि 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं इस टाइप के। और सारे क्या होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई क्या होती है इसकी, सेम होती है। अब नीचे फर्श में तो लगाएगा नहीं, तो 6 फलक होंगे, उसमें से एक पे तो लगा नहीं रहा, कितने फलक पे लगाएगा, 5 फलक पे। तो पहले तो अपन क्षेत्रफल निकाल लेते हैं 5 का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा 180 गुणा 180।
ये आ गया 1 वर्ग का। ऐसे कितने होंगे इसमें फलक? 5, तो 5 से गुणा कर देंगे। यानी जो टाइल लगाएगा ना वो पूरी इस क्षेत्रफल में उसको टाइल लगानी है। ठीक है। अब क्या करना है आपको कि जो टाइल है ना वो 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार है, वो भी वर्ग के आकार की है। तो ये जो टाइल लगेगी इस टाइप की, इसकी एक साइड जैसे 30 है, वर्गाकार है, तो ये भी 30 होगी। तो ये कितना एरिया को कवर करेगी? तो भुजा स्क्वायर यानी 30 गुणा 30 यानी 900 सेंटीमीटर स्क्वायर को कवर करेगी। तो ये पूरा क्षेत्रफल है, जैसे आपके पास पूरा एरिया ये है और इसमें इस एरिया की टाइल लगानी है जैसे, तो ये कितनी लगी? मान लो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, इसमें एक टाइल आ गई आपके क्षेत्रफल, इसने 900 कवर कर लिया। तो ऐसे कितने टाइल लगेंगे? 3 लगेंगे। तो पहले आपको पूरा क्षेत्रफल निकालना है और उसमें जो भी आप चीज़ लगा रहे हो टाइल वगैरह, उसका जो क्षेत्रफल होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आएगी आपके पास? टाइलों की संख्या आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 3 गुणा 3 9 और 9 से 2 बार कटेगा। 18 को 2 से गुणा करेंगे 36 और 36 को अपन 5 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 180। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। क्या करना है? पहले पूरा एरिया निकालना है और फिर जो भी टाइल लगा रहा है, चाहे वो वर्गाकार हो, घन क्या मतलब वर्गाकार हो या त्रिभुजाकार आयताकार, जैसी भी लगा रहा है उसके एरिया का क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वर्त की त्रिज्या 6% बढ़ा दी। ये परसेंटेज में करवाए थे। 6% बढ़ा दी तो 6 और 6 12 और 6 का वर्ग 36, यानी कितनी बढ़ जाएगी? 12.36%। ये जो फॉर्मूला होता है x+y+xy/100, इससे भी कर सकते हो और फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो। तो 6 + 6 + 6 गुणा 6, 6 और 6 12 और 36 और नीचे 2 जीरो तो 2 पे पॉइंट आ जाएगा। अगला देखिए, सेम वही क्वेश्चन है। 6 की जगह 20 है तो 20 और 20 40, और फिर इसका वर्ग करेंगे 400 और 2 जीरो कटेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 44%। अगला देखते हैं। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं समांतर श्रेणी में है, यानी डिफरेंस क्या होगा? सेम। तो आपको पता ही है 3 4 5 के अनुपात में होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगी। अगला देखते हैं। इसमें कहना है इस समीकरण का हल क्या है? तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। एक्स का मान यहाँ पे रखोगे तो आपके जो इक्वल में कितना आना चाहिए? 25/6। एक रखते हैं यहाँ पे तो 5 और 1 6, 2 का भाग देंगे 3, और ये कितना आ जाएगा? -4/3। ये तो नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 2 और 5 7, 7 में 3 का देंगे 3.5, और यहाँ पे अपन रखेंगे, अच्छा आगे भी फ्रैक्शन में है ना। 25/6 यानी 6 चौक 24। ठीक है, दशमलव और 6 एकम 6, यानी 4.1 के समथिंग आना चाहिए। तो एक अपन ने रखा तो 5 और 1 6, यहाँ पे 3 आया। यहाँ पे एक रखा तो -4/3, यानी कम आ रहा है, ये तो नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 5 2 7 और 2 3.5, ये माइनस में आएगा, ये भी नहीं होगा। 3 रखते हैं 5 3 8, ये 4 प्लस यहाँ 3 रखेंगे तो ये माइनस में बच रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है? यहाँ पे डायरेक्ट x का मान रखा भाई, ये पॉजिटिव आ रहा है इन 3 से, इसमें तो माइनस का ही बच रहा है, तो ये जो मान है इसमें से घटाएंगे। ये पहले छोटा बच रहा है इस आंसर से, तो घटाएंगे तो और छोटा आएगा ना, तो ये 3 इसलिए नहीं हो सकते, इसलिए कौन सा होगा? चौथा। या इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, x+5/2 + x-5/3 इक्वल टू है 25/6। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। ये 3 इधर गुणा हो जाएगा, 3x + 15 + 2x - 10 बराबर 25/6। देखिए 3 2 5x हो गए, प्लस के 15 माइनस के 10 यानी 5 बचे। 6 से 6 कट ही जाएगा, बराबर 25। 5 इधर जाके माइनस, तो 5x बराबर 20 है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। ऐसे भी कर सकते हो। अगला देखिए, 5005 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम प्राइम फैक्टर पूछे। तो एक तो आपको डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है कि 5 है तो 5 का भाग देंगे इसमें, तो ये एक बार जाएगा, फिर 0 0 फिर एक बार। और 1001 के आपको याद होंगे, ये होते हैं 7 × 11 × 13। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1001 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें 7 11 13 का भाग जाता है। ये प्राइम नंबर में आपने देखे भी होंगे। ठीक है, तो और बाकी आपको कैसे निकालने हैं?
निकालने इसी टाइप से हैं, याद नहीं है तो पहले इसमें 5 का भाग दिया 1001, फिर देखना है अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 5 के बाद 7 का भाग देंगे, फिर 11 का देंगे, फिर 13 का। इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे। अगला देखते हैं, इसमें करें कि संख्या 3589 का वर्ग क्या होगा। ये अभी मैंने पढ़ाई नहीं है क्यूब वगैरह, और ये अपन बाद में देखेंगे अगली क्लास में। एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 88 है और इसका वर्ग करना है, तो आप क्या करोगे, पहले ये देखिए कि ये 100 के आसपास आपको संख्या लेनी है कि उस संख्या से कितनी कम हो या फिर कितनी ज़्यादा हो, वो अपने को लेना है। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 88 को 100 माइनस 12। यहाँ पे यदि 2 जीरो वाली संख्या ले रहे हो तो 2 अंक लेने, 3 जीरो होंगे तो 3 अंक लेंगे। तो 12 का आप वर्ग करोगे, ये होता है 144, तो दो डिजिट लेंगे 44, एक ये प्लस का कैरी। ठीक है यहाँ तक। अब ये जीरो के अलावा जो यहाँ पे डिजिट बचा ना एक, इसको इस 12 से गुणा करेंगे तो 12, एक को 12 से गुणा करेंगे -12 से तो -12, और इसका डबल कर देंगे तो ये आ गया माइनस का 24। ठीक है, माइनस का 24 होगा तो इस साइड से कैरी आएगा और उसमें से अपन क्या कर देंगे, कैरी आएगा तो 100 है ना, तो 100 आएगा। तो 100 में से आप जैसे ही माइनस करोगे ना 24, तो कितने बचेंगे 76, और एक ही आ गया आपके पास, तो ये कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। तो ये इसका वर्ग आ गया। ऐसे अपन इसका वर्ग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए इसका वर्ग देखते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3600। ध्यान से समझना एक बार, 3600 माइनस 11। देखिए यहाँ भी दो ही जीरो है, तो पहले इस 11 का आप वर्ग करते हो तो ये होता है 121, तो 21, और एक यहाँ पे असल का यानी प्लस का होगा। अब जीरो के अलावा जो भी यहाँ पे डिजिट बचे ना 36, इसको इस 11 से गुणा करना है, और 11 से किसी भी संख्या को गुणा करना है, या आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास 396, और ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसके बाद मैंने बताया इसको आप डबल करोगे, स्क्वायर में डबल करेंगे। देखिए 400 से 4 कम है तो डबल करते हैं, 400 का 800, 800 से 8 कम कर देंगे तो होता है 792। ये माइनस का है। अब ये माइनस का तो इधर से आप हसल लेके माइनस करोगे, और 100 में चल रहे हैं तो यानी कितने में से माइनस करेंगे, 800 में से। 800 में से 792 हटा दोगे तो प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। प्लस का तो 8 बचेगा, और एक अपने पास क्या था, हसल का था। ठीक है, तो वो 8 में अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे दो डिजिट लेने हैं क्योंकि दो जीरो हैं, तो यहाँ तो पहले दो थे, अब अपने पास एक आया 9, तो एक क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे। ये नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा बताता हूँ। पहले तो जो भी डिजिट है इसका स्क्वायर किया, 11 का 121, तो 21 प्लस का एक बच्चा, फिर 36 को 11 से मैंने गुणा किया, ये आया 396, और इसका डबल किया, ये आया 792। माइनस में है इसलिए इसको माइनस में करेंगे तो इधर से किसी भी जो भी संख्या उससे असल लेगा, यानी इससे बड़ी वाली संख्या में से घटाएंगे, 800 में से 792 तो बचेगा प्लस का 8, और एक ये जुड़ जाएगा 9। दो डिजिट लेने थे तो एक इसके पहले अपन ने क्या लगा दिया, जीरो। ठीक है यहाँ तक। लास्ट में क्या करना, जो भी जीरो के पहले संख्या है इसका वर्ग करना आपको, जैसे 11 किया, अब 36 का करेंगे। 36 का जो वर्ग है वो आपका होता है 1296। ठीक, अब यहाँ से इधर से आपने देखिए हसल के लिया था, क्या लिया था, 800, यानी ये 8 जो है ना वो इसमें से आप माइनस करोगे 1296 में से, तो ये आ जाएगा 1288। ये जो अपन ने किया था, पहले 12 का किया, फिर माइनस का 24 हुआ, उसको अपन ने घटाया 100 में से 76, और एक जोड़ दिया 77, यही आंसर आया। अब देखिए इसमें लास्ट में एक का यदि अपन वर्ग करते, और वो इसने एक का वर्ग एक होता और एक इधर असल का दिया था, तो ये तो जीरो कोई फर्क नहीं पड़ना था, इसलिए इसका आगे 7744। तो इसका जो वर्ग करने पे आया वो आया 1288, 0921। ठीक है, अगला देखिए, एक वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदुओं के निर्देशांक दिए 7, -1, 5 और 3। केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या पूछी। देखिए केंद्र जो होता है ना वो व्यास के मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, इन दो को जोड़ के 2 का भाग, तो 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, -1 और 3 यानी 2, 2 में 1 का भाग दिया 1। ये इसके केंद्र के निर्देशांक। जैसे आपके पास है x1 y1 और आपके पास है x2 y2, केंद्र के निर्देशांक होंगे x1 यानी मिड पॉइंट के निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2।
तो x का मान देखिए, x1 का 7 था, 7 5 12, 2 का भाग दिया 6, ऐसे y का निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 6 1 2 में आ रहा है। अब इसकी त्रिज्या निकालनी है, यानी त्रिज्या इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो या इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी थी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका वर्गमूल। तो 7 में से 6 घटा दोगे, एक -1 और ये माइनस करेंगे, ये भी -1, इसका होल स्क्वायर। तो -1 -2, 2 का वर्ग 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा √5। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें दिया है कि पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है जहां पी क्यू और आर एस समांतर हैं, यू और वी असमांतर भुजाओं, यानी इन दो असमांतर भुजाओं के पॉइंट दिए गए हैं पी एस और क्यू आर पे। यू वी ये लाइन है, ये भी इसके समांतर है, तो पी क्यू यू वी समांतर है पी क्यू की। तो पूछा इन चारों में से कौन सा सही हो। देखिए ये दोनों समांतर हो ना, तो इन दो का जो रेशियो होगा, इनका जो आपस में जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी एस यू अपॉन यू पी बराबर होगा आर वी अपॉन वी क्यू। यानी ये समांतर हो तीनों लाइन, जैसे समलंब चतुर्भुज में इनके बीच में एक समांतर लाइन खींचे, तो इन दोनों का जो अनुपात है वही अनुपात इन दो का होगा। देखिए एस यू अपन यूपी कहीं है या इंटू में होगी, एस यू इंटू वी क्यू, एस यू इंटू वी क्यू नहीं है, एस यू अपॉन आर वी है, यानी इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एस यू अपॉन आर वी, और ये यू पी ऊपर चला जाएगा अपॉन वी क्यू। तो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए ओ सी प्लस बी ओ डी, ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ डी ये वाला एंगल, दोनों का टोटल है 85। सी ओ डी ये पूछा है, आपको पता है कि सीधी लाइन पे जो एंगल होता है सरल कोण, वो होता है 180 डिग्री। ये दोनों साइड के घटा देंगे तो यही बचेगा। तो 180 में से आपको क्या करना है, 85 माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 95 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1840 है तथा बट्टा 8% दे है। देखिए सेलिंग प्राइस दिया 1840, आपको पता है कि जो बट्टा देते हैं ये अंकित मूल्य पे देते हैं, बट्टा देने के बाद क्या आती है, सेलिंग प्राइस आती है, विक्रय मूल्य। तो जैसे 100 रुपये उसका अंकित होगा, मार्केट प्राइस 100 होगा, 8% की वो छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 92 में। तो ये 92 का आपको मान दिया है, अंकित मूल्य पूछा है, यानी 100 से क्या कर देंगे, गुणा। ये 2 बार कट रहा है, तो इसका अंकित मूल्य जो है वो कितना आ गया, 2000। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 1650 रुपये भर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, समान दर से 1800 रुपये संगणित ब्याज से 30 रुपये कम है, डिफरेंस दिया है, टाइम पूछा है। तो टाइम आपको पता है कि क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू रेट। यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 30 रुपये, और वो दोनों का डिफरेंस दिया है SI का। तो कभी भी ध्यान रखना, ये अपन ने पढ़ा भी था, साधारण ब्याज में डिफरेंस देता है तो अपन रेट का डिफरेंस ले लेते हैं या रेट का डिफरेंस आ जाता है, उसी टाइप से इस क्वेश्चन को करना है डायरेक्ट। 30 रुपये डिफरेंस दिया है तो प्रिंसिपल में भी अपन डिफरेंस ले लेंगे। 1800 और 1650 में कितने का डिफरेंस है, 150 का। रेट कितनी है, 4। ये 3000, यानी 1 0 कट जाएगी, 15 से 2 बार, 20 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ से कितना टाइम आ जाएगा, 5 साल। ठीक है, या इसको बेसिक से ऐसे कर सकते हो, साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट और इंटू टाइम। तो टाइम अपने को नहीं दिया था, वो निकालना था, तो पहले भाग से ये ब्याज आएगा, दूसरा 1650, रेट वही 4, टाइम वही T अपॉन 100, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर दिया है 30 के। इसको सोल्व कर लेंगे तो भी अपने पास T का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये था LDC का जो पेपर हुआ था, 4 पेपर हुए थे, उसका 1 का आज अपन ने सॉल्यूशन किया है, बाकी 3 का है वो ऐसे अपन अगली क्लास में करेंगे। 50 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ओके, थैंक यू।